है। सब ध्यान से देखें, ये आदमी श्याओ शुआई है और वो एक लाइफ एंड डेथ डुअल का सामना करने वाला है। स्क्रीन के दूसरी तरफ एक लड़का बड़े ध्यान से इस वीडियो को देख रहा था। उसने खुशी से हंसते हुए कमेंट सेक्शन स्क्रॉल किया और वीडियो को लाइक कर दिया। उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि आखिरकार उसका वीडियो वायरल हो गया है, अब उसे एड्स मिलेंगे और वो ढेर सारा पैसा कमाएगा। वो उस वीडियो को बार बार देख रहा था जिसमें उसने अपनी पूरी मेहनत लगा दी थी, लेकिन बदकिस्मती से वो फोन में इतना खोया हुआ था कि उसने नोटिस ही नहीं किया कि ट्रैफिक लाइट ग्रीन हो चुकी है। तभी सामने से एक तेज रफ्तार ट्रक आया और बैंग, उसकी मेमोरी ब्लैंक हो गई। जब उसे होश आया तो उसने खुद को एक सफेद खाली जगह में पाया। उसके सामने डेस्क पर ढेर सारे डॉक्यूमेंट्स के पीछे एक फीमेल स्टाफ मेंबर बैठी थी। उसने हैरानी से पूछा, क्या मैं मर चुका हूँ? वो अंडरवर्ल्ड की स्टाफ मेंबर बिल्कुल खुश नहीं थी। वो बस चाहती थी कि इस नई आई हुई सोल को कच्चा चबा जाए। तुम्हें तभी मरना था जब मेरी शिफ्ट खत्म होने वाली थी। इडियट। उस लड़की ने उसे एक ठंडी नजर से देखा। उसकी आंखों में कोई इमोशन नहीं था। फिर वो धीरे से बोली, तुम्हारे वीडियोस ने लोगों को काफी एंटरटेन किया है, इसलिए तुम्हारे मेरिट पॉइंट्स स्टैंडर्ड से ज्यादा हैं। तुम्हें रीइंकार्नेशन और ट्रांसमाइग्रेशन का एक चांस मिलता है। ये सुनते ही अवे का चेहरा खुशी से चमक उठा, बिल्कुल मूवीज की तरह। उसने जोश में टेबल पर हाथ मारा और पूछा, क्या मैं अपनी मर्जी से चूज कर सकता हूँ? स्टाफ मेंबर को अब कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने अपनी आंखें बंद की और खुद को शांत किया ताकि वो गुस्से में इस लड़के को मुक्का ना मार दे। उस रैंडम सिलेक्शन बटन को मत दबाना। लेकिन उसके बोलने से पहले ही उस शातिर लड़के ने बिना हिचकिचाए बटन दबा दिया। लॉटरी बोर्ड पर क्लिक क्लैक की आवाज आई और फाइनली वो एक जगह रुक गया। वहाँ लिखा था, डीमन लॉर्ड ज़्वाई, फोरमोस्ट मास्टर ऑफ द मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड। अवे खुशी से चिल्ला उठा। उसे अपनी किस्मत पर यकीन ही नहीं हो रहा था। वो लड़की इन सोल्स के ऐसे ड्रामे देखने की आदी हो चुकी थी। उसने राइट साइड में एक सफेद दरवाजे की तरफ इशारा किया और सपाट आवाज में कहा, अगर ड्रॉ कर लिया है तो दरवाजे से निकलो। असल में वो अंदर से बहुत बेचैन थी। उसे जल्दी घर भागना था, लेकिन ऐसे टाइम पास करने वाले लोग उसे मिल जाते थे। अगले ही पल वो लड़का तेजी से दरवाजे के पार गायब हो गया। स्टाफ मेंबर अपनी सीट से उठी। घड़ी में शाम के 6 बज रहे थे। उसकी नजर अनजाने में उस लॉटरी बोर्ड पर गई और उसने एक गहरी सांस ली। उसने बोर्ड पर चिपकी हुई स्लिप को खींचा। तब उसे एहसास हुआ कि मामला इतना सिंपल नहीं था। पूरी लाइन दरअसल ये थी, अवे एक मामूली एम्प्लॉय जिसे मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड के डीमन लॉर्ड ज़्वाई ने मार दिया था। ये पढ़ने के बाद भी उस लड़की ने कोई रिएक्ट नहीं किया, बस धीरे से बड़बड़ाई, इस ब्रोकन सिस्टम को जल्दी फिक्स करने की जरूरत है। टेक्स्ट इतना लंबा है कि मैं पूरा पढ़ भी नहीं पाई। शायद ऐसे कांड कई बेचारे सोल्स के साथ हो चुके थे। खैर, ये उनकी किस्मत थी। दूसरी दुनिया में मूसलाधार बारिश हो रही थी और बिजली कड़क रही थी, जिससे रात का मंजर और भी खतरनाक लग रहा था। अवे की रीइंकार्नेशन इसी तूफानी बारिश में हुई। वो जिस बॉडी में ट्रांसमाइग्रेट हुआ था वो जंगल के बीच में पड़ी थी। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर चुभे और धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोली। वो सोचने लगा कि ये कैसी जगह है, लेकिन अगले ही पल वो जोश में उठकर बैठ गया क्योंकि उसका सपना पूरा हो गया था। वो ट्रांसमाइग्रेट हो चुका था। वो जिस बॉडी में था उसका नाम ली ज़ीवेई था, जो एक छोटा मोटा एम्प्लॉय था जिसे डीमन लॉर्ड ने मारा था। लेकिन अवे को लगा कि वो खुद डीमन लॉर्ड ज़्वाई बन चुका है, जो दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान है। अवे अभी भी खुश हो रहा था। उसका मुंह हंसी से फूला हुआ था। लेकिन जब उसने अपने कपड़े देखे तो वो हैरान रह गया। मुझे लगा नहीं था कि इतना बड़ा मास्टर ऐसे फटे हाले कपड़े पहनता होगा। अचानक उसकी नजर जमीन पर गई। ये क्या है? तभी जंगल से कुछ आवाजें आईं। 3 अजनबी तलवारें लिए उड़ते हुए वहां आ पहुंचे। ये देखकर अवे की नजर और भी सीरियस हो गई। उन तीनों में से जो लीडर था, जिसकी एक छोटी सी दाढ़ी यानी गोटी थी, वो कुछ परेशान लग रहा था। अजीब बात है, डीमन लॉर्ड ज़्वाई का ऑरा यहीं आसपास है, पर वो देख नहीं रहा। वो गार्ड्स भी चौकन्ना होकर इधर उधर देख रहे थे। अवे उनसे थोड़ी दूर खड़ा था। उसने जमीन से वो टोकन उठाया और उन तीनों की तरफ देखकर खुद पर इशारा किया, हेलो, क्या तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो? वो तीनों घबराए हुए थे। उन्होंने जब इस फटे हाले लड़के को देखा तो वो कंफ्यूज हो गए, लेकिन ध्यान से देखने पर उन्हें पता चला कि जो चीज उसके हाथ में है वो डेमोनिक कल्ट का कमांड टोकन है। लीडर ने गंभीर आवाज में कहा, सही कहा, ये वही है। तीनों ने तुरंत अपनी तलवारें निकाली और अवे की तरफ लपके चिल्लाते हुए, डीमन लॉर्ड ज़्वाई, तुमने हमसे बचने के लिए डिस्गाइज भेष भी बदल लिया। तुम्हारी खून की प्यास और जुल्म सब जानते हैं। तुमने कल्टीवेशन टेक्निक के लिए कितने मासूम लोगों को मारा है। हमें खबर मिली है कि तुम वैंगू पवेलियन के पॉइजन से इन्फेक्टेड हो और तुम्हारी पावर कम हो गई है। आज हम तुम्हारी जान लेकर रहेंगे। ये सुनकर अवे थोड़ा चौंक गया। अच्छा,
तो मैं पॉइजन से इन्फेक्टेड हूँ, इसलिए मैंने आम इंसान का भेष बनाया है। उसे लगा सब कुछ सेंस बना रहा है, लेकिन जल्दी ही 3 तेज तलवारें उसकी तरफ आईं। लीडर ने गुस्से में कहा, आज चाहे कुछ भी हो जाए, हम तुम्हारा सर काट कर ले जाएंगे। इन धमकियों को सुनकर अवे के होठों पर एक मुस्कुराहट आ गई। बस तुम 3। उसने अपना मुंह छुपाकर हंसना शुरू कर दिया। तुम्हें किसने ये गलतफहमी दी कि तुम तीनों मिलकर मुझे हरा सकते हो? हा 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 हा। आसमान काला पड़ गया था और बिजली कड़क रही थी। लीडर को लगा कि शायद उस डीमन लॉर्ड को हराने के लिए उन्हें अपनी सबसे बड़ी पावर यूज करनी होगी। आसमान की बिजली का फायदा उठाते हुए तीनों ने अपनी तलवारें मिलाईं और गोल्डन स्वॉर्ड अरे बनाया। एक बड़ी सी बिजली उन तीनों पर गिरी और एक तेज गोल्डन रोशनी फैल गई। बिजली की तारें आपस में टकराईं और एक ह्यूज इलेक्ट्रिक करंट बन गया। हालांकि अवे को कोई कल्टीवेशन नहीं आती थी, लेकिन उसका नार्सिसिज्म, खुद से प्यार पिछले जन्म से इस जन्म तक साथ आया था। उसने अपने सर पर हाथ रखा और सोचा, मैं इतना हैंडसम हूँ, मुझे किसी का डर नहीं। और पता नहीं ये अवे की किस्मत थी या उन पुराने जमाने के लोगों की बेवकूफी, वो बिजली का करंट सीधा उन तीनों की तरफ गया जो अरे बना रहे थे। धड़ाम! एक तेज धमाका हुआ। उसके बाद एक लंबा सन्नाटा छा गया। अवे ने घूमकर डरते डरते एक आंख खोलकर देखा और वो सुन रह गया। वहाँ जमीन पर 3 कंकाल पड़े थे जो राख बन चुके थे। क्या ये तीनों मास्टर्स बस मेरे सोचने भर से मर गए? उसके मुंह से निकल गया। क्या ये फोरमोस्ट मास्टर की पावर है? उसने अपने हाथों को देखा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये नई आइडेंटिटी इतनी कूल होगी। सुबह हो गई। अवे ने पूरी रात पहाड़ी रास्ते पर भटकते हुए बिताई। वो वुयू टाउन नाम के एक शहर में पहुंचा। एक मॉडर्न इंसान के लिए ये नजारा काफी शॉकिंग था। यहाँ तो काफी भीड़ भाड़ है। क्या ये असली मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड है? अचानक 2 चोटियों वाली एक छोटी लड़की ने अवे की तरफ उंगली की और अपनी माँ से बोली, मम्मी देखो, क्या वो डीमन लॉर्ड ज़्वाई है? अवे की कमर सीधी हो गई। उसे लगा नहीं था कि एक बच्चे की आवाज से वो इतना डर जाएगा। आसपास के लोग भी हैरानी से चिल्लाने लगे, क्या ये वही मास्टर है? हाँ, ये वही है। अवे को लगा वो पकड़ा गया। वो गुस्से में दांत पीसने लगा। मैंने तो डिस्गाइज किया था ना, क्या मैं पकड़ा गया? अब मैं क्या करूं? इससे पहले कि वो कुछ और सोचता, उसकी नजर वहां गई जहां सब लोग इशारा कर रहे थे। दीवार पर एक नोटिस लगा था, वांटेड पोस्टर। जो कोई भी डीमन लॉर्ड ज़्वाई को पकड़ेगा या खबर देगा, आयरन क्लैड सेक्ट को इन्फॉर्म करे। ये इंसान बेहद खतरनाक है। अवे ने नोटिस देखा और राहत की सांस ली। शुक्र है मैंने पहले ही भेष बदल रखा है। लेकिन तभी भीड़ में से एक बच्चे ने उसका नाम पुकारा। अवे भैया, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अपना नाम सुनकर वो भी इतने अपनेपन से अवे का दिमाग पूरा ब्लैंक हो गया। वो चुपचाप उस बच्चे के पीछे चल दिया और फर्स्ट इन नाम की जगह पर पहुंच गया। जैसे ही वो अंदर गया, वो आसपास देखने लगा। वो छोटा बच्चा आगे चलते हुए बड़बड़ाया, आपकी किस्मत कितनी खराब है। ना सिर्फ आप पहाड़ से गिरे, बल्कि अपनी मेमोरी भी खो दी। अवे भैया, आप 2 दिन से गायब थे। सब कह रहे थे कि आप अपने गांव वापस चले गए हैं। अवे इस छोटे बच्चे के पीछे पीछे चलता हुआ सबसे आखिरी वाले कमरे तक गया। बच्चे ने कमरे की तरफ इशारा किया और बोला, ये आपका कमरा है, जल्दी से कपड़े बदल लीजिए। किचन में वो कुक आपका वेट कर रहा है और वो गुस्से में है। अवे ने अपने उस छोटे से सिंपल कमरे को खाली नजरों से देखा। वहाँ सामान ना के बराबर था। वो कोने में रखी एक छोटी टेबल के पास गया जिस पर कुछ किताबें पड़ी थीं। क्या ये मेरा कमरा है? अवे ने सोचा, लगता है ये मेरी फेक आइडेंटिटी है। वाह, 36 स्ट्रैटेजीज में से समुंदर पार करने के लिए झूठ बोलना वाली ट्रिक सच में कमाल है। अवे ने नाक सिकोड़ी और अपने हाथ में पकड़े टोकन को देखा। उसे जल्दी ही इस नई पहचान के साथ कंफर्टेबल होना था। कपड़े बदलने के बाद वो किचन की तरफ चल दिया। सबसे पहला काम जो उसे करना था वो था एक मुर्गी को पकड़ना और छुरी से उसे काटना। उसके हाथ में मुर्गी लगातार फड़फड़ा रही थी। अवे का चेहरा अकड़ गया। सामने खड़ा वो डरावना, चेहरे पर चोट के निशान वाला कुक उसे घूर रहा था। वो आदमी काफी लंबा चौड़ा था और अवे की हालत देखकर वो गुस्से से लाल हो रहा था। उसने अवे के चेहरे पर उंगली उठाई और भारी आवाज में बोला, क्या हुआ? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुझसे एक मुर्गी भी नहीं मारी जा रही। अवे की आंखों में एक चमक आई। मुर्गी मारना? अच्छा, तो ये बात है। क्या मैं ये काम इसलिए करता था ताकि मेरी अंदर की ब्लड लस्ट, खून की प्यास छुपी रहे? कुक ने देखा कि वो अभी भी मुर्गी को बस घूर रहा है, तो उसने हाथ हिलाते हुए चिल्लाया, जल्दी हाथ चला, ध्यान से, वरना मैं बॉस को बोलकर तेरी इस महीने की सारी सैलरी कटवा दूंगा। कैसी मनहूसियत है, सुबह काम चोरी की और अब ढंग से काम भी नहीं कर रहा। तुझे मुर्गी मारने के अलावा आता ही क्या है? ढंग से पर फेदर्स भी नहीं निकाल पाता तू। सारा दिन बस अपनी वो टूट फूटी कल्टीवेशन टेक्निक प्रैक्टिस करता रहता है। अगर तू वो सीख सकता तो एक गधा भी किंगोंग सीख लेता। वो आदमी इतना कुछ बोल गया, लेकिन अवे ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। इससे कुक और चिढ़ गया।
उसने अवे की तरफ उंगली की और दहाड़ा, ओए तुझसे बात कर रहा हूँ मैं, बहरा है क्या? जब अवे ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया तो गुस्से में आगे बढ़ा, लेकिन अगले ही पल वो डर कर 2 कदम पीछे हट गया। खाच! अवे ने अचानक छुरी चलाई और मुर्गी का सर एक ही झटके में आधा कट गया। ताजा खून हर तरफ फैल गया, यहाँ तक कि अवे के मासूम दिखने वाले चेहरे पर भी छींटे आ गए। गंजा कुक खौफ में देख रहा था। उस लड़के का जो चेहरा पहले शरीफ लगता था अब अचानक अनजान और खतरनाक लगने लगा था। उसकी हल्की सी मुस्कुराहट जो अब मुर्गी के खून से सनी हुई थी उसे और भी ज्यादा सिनिस्टर बना रही थी। अवे ने दांत पीसते हुए एक एक शब्द चबाकर पूछा, कोई और ऑर्डर है क्या? ये सब गलतफहमी कुछ घंटे पहले शुरू हुई थी, जब मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड में एक खूनी मंजर देखने को मिला था। कई निर्दोष सोल्जर्स और मास्टर्स मारे गए थे। उन्होंने लड़ने की कोशिश की, लेकिन डीमन लॉर्ड की बेरहमी के आगे वो बेबस थे। रीइंफोर्समेंट्स आ गए हैं, आज हमें डीमन लॉर्ड ज़वी को रोकना ही होगा। लेकिन वो शैतान तो घमंडी था, उसे किसी की परवाह नहीं थी। उसके अंदर से एक पावरफुल ऑरा निकल रहा था। उसने तुरंत अपना डेमोनिक कल्ट कमांड बाहर फेंका, जिससे वहां खड़े सभी मास्टर्स के दिलों में खौफ बैठ गया। नहीं, उसने कमांड टोकन यूज किया है। वो डीमन क्लैन को ऑर्डर देने वाला है, रोको उसे जल्दी। लेकिन एक तेज धमाका हुआ। डीमन लॉर्ड ज़वी ने अपनी पावर रिलीज की, जैसे वो सब कुछ राख कर देगा। वो एक ऊंची टावर पर खड़ा होकर एक ऐसी हंसी हंसा जो इंसानी नहीं लग रही थी। मुझे रोकना चाहते हो तुम लोग? उसी वक्त इस दुनिया का असली ली ज़वे पहाड़ पर कब्रें साफ कर रहा था। वो एक छोटी सी कब्र के सामने उदास खड़ा था, उसकी आवाज कांप रही थी। बेचारा डूबेन, इसकी हड्डियां तक जंगली जानवर खा गए। कब्र के पत्थर पर कुछ धुंधले निशान थे। उसने धीरे से कहा, वादा करो अगले जन्म में मुर्गी मत बनना। फिर उसने आहें भरी और जल्दी से खड़ा हो गया। थोड़ी और हवा खाकर मुझे काम पर वापस जाना चाहिए। उसने बिल्कुल नोटिस नहीं किया कि आसमान में एक लाल निशान किसी ऑटो नेविगेटिंग जीपीएस की तरह सीधा उसकी तरफ आ रहा था। जैसे ही वो रेड लाइट तेजी से आई, वो सीधा ली ज़वे से टकराई और उसे कई मीटर दूर फेंक दिया। बदकिस्मती से उसके पीछे सैकड़ों मीटर गहरी खाई थी। हवा में गिरते हुए वो खून की उल्टी कर रहा था। उसे समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या। आज हवा को इतना तेज होने की क्या जरूरत थी? उसने गिरते हुए सोचा, और बस इस दुनिया का असली ओनर ऐसे ही मर गया। उसने अपनी जान देकर डीमन लॉर्ड को अपना मैसेज डिमोनिक कल्ट तक पहुंचाने से रोक दिया था। अवे मुस्कुराया। उसने इस खतरनाक दिखने वाले कुक को कभी सीरियस लिया ही नहीं था। कुक ने उसकी मुस्कुराहट देखी और उसका मुंह गुस्से में फड़फड़ाने लगा। वो गाली देना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने कहा तू, उसका गला जैसे जाम हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था इस लड़के को क्या हो गया है। ये तो पिछले कुछ दिनों से डर डर के रहता था। मैं मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड में इतने सालों से हूँ बच्चू, तू मेरे सामने एटीट्यूड दिखाएगा? जानता नहीं मैं कौन हूँ? अवे बिल्कुल शांत खड़ा रहा। उसने कोई और रिएक्शन नहीं दिया। उसने धीरे से एक टॉवल उठाया और अपने चेहरे पर लगे सूखे खून के दाग साफ किए। कुक का गुस्सा अब 7वें आसमान पर था। उसने अवे के चेहरे पर उंगली की और दहाड़ा, तू यहाँ मेरे सामने हीरो बन रहा है? यकीन कर, मैं तेरा भरता बना दूंगा। उस आदमी के हाथ पैर हिलाने का तरीका देखकर अवे के दिमाग में अचानक एक ख्याल आया, वैसे भी ये जगह नहीं है, मुझे कुछ सब ऑर्डिनेट्स भर्ती करने चाहिए। और ये कुक हालांकि दिमाग से थोड़ा पैदल है, पर इसकी बॉडी ठीक ठाक है, एक गुंडा बनने के लिए चल जाएगा। अवे ने उसे ऊपर से नीचे तक स्कैन किया। वो अभी भी बिल्कुल स्थिर, मोशनलेस था। कुक की किसी बात का जवाब नहीं दे रहा था। इससे कुक पूरी तरह पागल हो गया। उसने जोर से टेबल पर हाथ मारा, वहां पड़ी एक बड़ी मछली उठाई और बिना सोचे समझे अवे के चेहरे की तरफ घुमा दी। साले घूर क्या रहा है? स्विश! अवे ने हल्का सा पीछे झुककर वो अटैक डॉज कर लिया। इस फुर्ती को देखकर कुक सुन रह गया। उसने देखा कि अवे ने बिना किसी इमोशन के वही छुरी उठाई जिससे उसने अभी मुर्गी काटी थी। छुरी पर अभी भी खून लगा था। कुक का दिमाग ब्लैंक हो गया। अवे धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके आसपास मौत का एक अजीब सा ऑरा फैल गया। उसकी आवाज जो पहले दबी दबी थी अब अचानक भारी और गूंजने वाली हो गई थी। तेरी औकात है? इस भयंकर प्रेशर से कुक कांपने लगा। वो अवे से दूर हटने लगा। उसने डर के मारे थूक निगला और हकलाया, तो तुम चाहते क्या हो? अवे कुछ नहीं बोला। वो बस सपाट चेहरे के साथ आगे बढ़ा और थड़ उसने एक तेज लात मारी। कुक लड़खड़ाता हुआ पीछे गिरा और उसकी पीठ दीवार से जा टकराई। इससे पहले कि वो संभल पाता, अवे उसके सामने बैठा हुआ था। उसने खून से सनी छुरी कुक के चेहरे के पास रखी। उसकी आंखें किसी ग्रिम रीपर जैसी थीं। कुक को लगा जैसे कोई भूत उसके सामने बैठा है। उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। अवे ने अपना चेहरा कुक के पास किया, एक स्पाइन चिलिंग मुस्कुराहट दी और पूछा, तुझे पता है मुझे खाने में क्या पसंद है? इस मुस्कुराहट ने कुक की जान निकाल दी। उसकी आंखों और नाक से पानी बहने लगा। उसके दिमाग में खौफनाक इमेजेस आने लगी। एक तेज जापानीज छुरी जो मांस को पतले टुकड़ों में काट रही है, फिर मसालों में लपेटकर हल्की आंच पर पका रही है। एक 5 स्टार शेफ उसे प्लेट में सजा रहा है। इन मॉडर्न ख्यालों को याद करके अवे का इंटरेस्ट और बढ़ गया।
उसने छुरी कोक के गाल पर रखी, उसके माथे का पसीना देखा और उसे और तंग करने का सोचा। वैसे यहाँ का कच्चा माल यानी इंग्रेडिएंट्स सुअर का मांस है। ये सुनते ही कुक का दिल बैठ गया। अवे की उस शैतानी मुस्कुराहट ने उसे तोड़ दिया। वो जोर जोर से रोने लगा, साइड में हटकर लगातार माफी मांगने लगा। माफ कर दो, माफ कर दो। उसके चीखने से अवे के कान दुखने लगे। वो खड़ा हुआ और अपने हाथ झाड़े। ये आदमी आगे कितना उछल रहा था और अब देखो डरपोक कुत्ते की तरह बिहेव कर रहा है। अवे ने सोचा, मैंने तो अभी कुछ किया भी नहीं। अगर मैं ऐसे सबऑर्डिनेट को बाहर ले गया तो हमारी डिमोनिक कल्ट की नाक कट जाएगी। अवे ने छुरी अपने कंधे पर रखी और कुक को रोते हुए देखा। जमीन पर आंसुओं का ढेर लग गया था। अवे ने टच किया। उसे ये सब काफी बोरिंग लग रहा था। कुक अभी भी घुटनों पर बैठा रो रहा था, बड़बड़ा रहा था। मेरा मांस टेस्टी नहीं है, मैं पूरा मसल हूँ, खाने में अच्छा नहीं लगूंगा। किचन में हुए इस हंगामे ने बाकी वेटर्स का ध्यान खींच लिया था। वो छुप छुप कर देख रहे थे, लेकिन जैसे ही अवे की नजर उन पर पड़ी, सबके चेहरे पीले पड़ गए, सब जम गए। उनकी हालत देखकर अवे ने बड़े प्यार से पूछा, क्या हुआ, कोई मदद चाहिए क्या? भीड़ तुरंत होश में आई और तितर बितर हो गई। कुछ लोग सर हिलाकर ना कहने लगे, कुछ घबराहट में हंसने लगे और टेबल साफ करने लगे। बाकी झाड़ू उठाकर सफाई का नाटक करने लगे। अवे ने इन निकम्मे वेटर्स को देखा और चिढ़ गया। क्या यहाँ सारे ही डिफेक्टिव पीस भरे पड़े हैं? एक भी ढंग का आदमी नहीं है। अभी वो सोच ही रहा था कि किसी ने उसे खींचा। उसने नीचे देखा तो वही छोटा बच्चा खड़ा था। उसका छोटा सा हाथ अवे की शर्ट पकड़े हुए था, जैसे कुछ पूछना चाहता हो। बच्चे की गोल गोल आंखें चमक रही थीं, जैसे उसने किसी अदर वर्ल्डली मास्टर को देख लिया हो, जिसका वो हमेशा से फैन था। रात हो गई थी। इस पुरानी दुनिया का आसमान अवे की पिछली दुनिया से बिल्कुल अलग था। यहाँ चांद चमक रहा था, हवा साफ थी और अनगिनत तारे टिमटिमा रहे थे। बैक माउंटेन में एक सिंपल सी झोपड़ी में रोशनी जल रही थी। अंदर सूखी घास के ढेर के अलावा किताबों के ढेर भी लगे थे। अवे उस टूटी फूटी खटिया पर गिर गया और एक लंबी सांस ली। ओफ, फाइनली शिफ्टिंग खत्म हुई। उसने जम्हाई ली और शिकायत की, ये काम तो मेरी जान ले लेगा। मुझे अपनी कल्टीवेशन टेक्निक्स प्रैक्टिस करनी है और ये भी पता लगाना है कि डिमोनिक कल्ट का अभी क्या हाल है। उसने अपने हाथ सर के पीछे रख लिए। वो छत को घूर रहा था। दिमाग में हजारों ख्याल चल रहे थे। हालांकि आज काफी मेहनत हुई थी, लेकिन एक मास्टर की लाइफ कभी सिंपल थोड़ी होती है। और आज उसे एक काफी बढ़िया चीज मिली थी। उसे उस छोटे बच्चे की चमकती हुई आंखें याद आईं। वो खुशी से मुस्कुराया। मार्शल आर्ट सीखने के लिए शुरुआत बच्चों से ही करनी चाहिए। अवे ने अपनी थोड़ी खुजलाई। उसे लगा उसका आइडिया एकदम सही है। अगर मैं इन छोटे बच्चों को ट्रेन करूं तो आगे चलकर ये मेरे काम आ सकते हैं। लेकिन तभी उसके खाली पेट ने गुड़गुड़ करके उसकी गहरी सोचों को तोड़ दिया। उसे इतनी भूख लगी थी कि लगा अब बेल्ट कसनी पड़ेगी। चलो पहले कुछ लेट नाइट स्नैक खा लिया जाए, फिर उस बच्चे से बात करूंगा। अवे ने अंगड़ाई ली। उसकी जवान बॉडी से कर कर की आवाजें आईं, जैसे वो पत्थर का बनने वाला हो। सीन शिफ्ट होता है। पास के ही बैम्बू फॉरेस्ट में एक छोटी सी झोपड़ी से दर्द भरी कराहने की आवाजें आ रही थीं। वही छोटा लड़का जो पहले दिखा था, उसे किसी ने बुरी तरह किक मारा था। उसका छोटा सा शरीर हवा में उड़ता हुआ पीछे जा गिरा और वो काफी तकलीफ में लग रहा था। उस एक किक की वजह से उस बच्चे को ऐसा फील हो रहा था जैसे उसकी सारी बोन्स टूट गई हों। उसके मुंह से हल्की हल्की सिसकियां निकल रही थीं। तभी एक लंबा सा फिगर धीरे धीरे उसके पास आया और शक भरी आवाज में बोला, क्या तेरी मेमोरी चली गई है? वो आदमी लंबा और पतला था और उसके सर पर येलो हेयर थे। वो उस छोटे लड़के को घूरते हुए इम्पेशेंटली बोला, मुझे लगता है गिरने की वजह से इसका दिमाग खराब हो गया है। इसका नाम चियान वुनजुन था और ये इनमें वेटर था। वो बच्चा उसके गुस्से से कांप रहा था और एक और किक पड़ने के बाद उसका छोटा सा शरीर और भी जोर से कांपने लगा। चियान वुनजुन झुका और धमकी देते हुए बोला, तू उस लड़के के काफी क्लोज है ना? वो ऑर्फिन, वो गुड फॉर नथिंग। तुम दोनों की जोड़ी अच्छी जमती है। अगर तूने उस कुक को फिर से प्रोवोक करने की हिम्मत की तो याद रखना, वो मैनेजर जियाओ का स्वॉन ब्रदर है। जब मैनेजर वापस आएगा तब देखेंगे तेरा क्या होता है। फिर उसने अपनी सिंगल लिडेड आईज को थोड़ा नैरो किया और उसका एक्सप्रेशन और भी ज्यादा सिनिस्टर और कनिंग हो गया। उसके दिमाग में एक प्लान चल रहा था। वो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहता था ताकि जब मैनेजर वापस आए तो सारा क्रेडिट उसे मिले। वो जोर से हंसा, मैं सच में एक जीनियस हूँ। उसका वो कनिंग फेस और फैली हुई स्माइल उस बच्चे को और भी डरा रही थी।
चियान वुनजुन ने बच्चे की तरफ उंगली दिखाते हुए ऑर्डर दिया, तो किसी तरह उस गुड फॉर नथिंग को यहाँ बुला। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, दरवाजे पर एक लाउड बैंग हुआ। कोई दरवाजे को लात मारकर अंदर आया था। चियान वुनजुन घबराकर पीछे मुड़ा। धूल और डेब्री के बीच से एक फिगर धीरे धीरे विजिबल हुआ। उसका वो एरोगेंस भरा चेहरा एकदम से फ्रीज हो गया जब उसने देखा कि वो अवे था। अवे अभी भी वही पुराने टैटर्ड ब्लू कपड़े पहने हुए था। उसके मुंह में एक बड़ा सा स्टीम्ड बन दबा हुआ था और उसने बड़े आराम से एक ही पैर से दरवाजा तोड़ दिया था। वो वहां खड़ा होकर चियान वुनजुन को स्वैगर के साथ देख रहा था। अपने बन का एक बाइट लेते हुए वो बड़े ही इंडिफरेंट टोन में बोला, तूने बहुत बोल लिया और मैंने सुन लिया। अवे की इस डोमिनेटिंग एंट्रेंस ने उस छोटे लड़के के चेहरे पर उम्मीद जगा दी। वो अवे को ऐसे देख रहा था जैसे कोई लाइफलाइन मिल गई हो। लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट वैसा अलूफ और सीरियस नहीं था जैसा लग रहा था। वो जोर जोर से अपना स्टीम्ड बन चबा रहा था और खाते हुए चियान वुनजुन से बोला, अब प्रोटैगनिस्ट की एंट्री का टाइम हो गया है ना। चियान वुनजुन ने अवे को बिना बुलाए वहां देखा। हालांकि अवे की एंट्री ने उसे एक मोमेंट के लिए पॉज कर दिया था, लेकिन फिर उसके चेहरे पर एक कंटेम्प्ट भरी स्माइल आ गई। तू तो खुद ही मेरे दरवाजे पर आ गया। वो मन ही मन खुश हो रहा था। उसे लगा ये एक परफेक्ट मौका है अवे को सबक सिखाने का और मैनेजर जियाओ की नजरों में नंबर बढ़ाने का। उसने अपनी हंसी दबाई और कोने में दुबके हुए उस बच्चे को देखा। गुड अपॉर्चुनिटी, उसने सोचा। मैं इस बच्चे को अपना डिसाइपल बना लूंगा। जब ये अपने मास्टर की पावर देखेगा तो ये और भी इम्प्रेस हो जाएगा। एक बार मैं इस अवे को खत्म कर दूं, फिर ये बच्चा मुझे ही एडमायर करेगा। दोनों ही तरफ से इरादे पक्के थे। चियान वुनजुन ने अपने येलो हेयर को सेट किया और एक धमकी भरे टोन में बोला, मैं तुझे एडवाइस देता हूँ कि सुधर जा। अगर तू अभी नील डाउन करके अपनी गलती मान ले तो शायद मैं तुझे जाने दूं। वो एक डिसीजन मेकर की तरह एक्ट कर रहा था, लेकिन अवे पर इसका कोई असर नहीं हुआ। अवे बस मुस्कुरा रहा था। वो उस बच्चे के पास गया, उसके सर पर हाथ फेरा और बड़े प्यार से बोला, तू थोड़ा पीछे हट जा और ओबीडियंटली अपने बिग ब्रदर का वेट कर। अवे की वो स्माइल और बच्चे का ओबीडियंट रिप्लाई देखकर चियान वुनजुन का गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो गया। उसने दांत पीसते हुए सोचा, अमनीजिया होने के बाद भी तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे लुक डाउन करने की। अवे घूमकर उसकी तरफ मुड़ा। उसका एक्सप्रेशन अब शांत था। मैं तुझे वॉर्न कर रहा हूँ, मेरे सामने एटीट्यूड मत दिखा। गुस्से में पागल चियान वुनजुन ने अपना कंट्रोल खो दिया। उसका लंबा और पतला शरीर हवा में लहराया और उसने अपना फिस्ट अवे के चेहरे की तरफ एम किया, जैसे वो एक ही पंच में उसका मुंह तोड़ देना चाहता हो। वो चिल्लाया, एक गुड फॉर नथिंग हमेशा गुड फॉर नथिंग ही रहेगा। अवे ने उस तेजी से आते हुए फिस्ट को देखा। उसके चेहरे पर डर का नामो निशान नहीं था, बल्कि हल्की सी एंजॉयमेंट थी। जैसे ही पंच उसके पास पहुंचने वाला था, उसने बड़े ही सटली साइड में डॉज किया। अवे के डॉज करते ही चियान वुनजुन का बैलेंस बिगड़ गया। इससे पहले कि वो अपना हाथ पीछे खींच पाता, अवे के स्ट्रॉन्ग हाथ ने उसे पकड़ लिया। एक पावरफुल फोर्स के साथ अवे ने उसे हवा में उठाया और पूरी ताकत से नीचे पटक दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने चियान वुनजुन को किसी फटे हुए सैक की तरह इधर उधर कई बार पटका। इस पूरे प्रोसेस में चियान वुनजुन का दिमाग ब्लैंक हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सपना है या रियलिटी, जब तक कि ये असॉल्ट रुक नहीं गया। अवे के चेहरे पर एक फ्लावर जैसी स्माइल खिल गई। उसने अपने माथे से पसीना पोंछा और एक लंबी सांस ली। उफ, मजा आ गया। मैंने इतने फाइट वीडियोस एडिट किए हैं, मैं ये मूव कब से ट्राई करना चाहता था। वो अपने हाथों को देखकर खुद से ही बड़बड़ाया। हालांकि अभी मैं वो कूल कल्टीवेशन टेक्निक्स यूज नहीं कर सकता, लेकिन मेरे अंदर की इंटरनल एनर्जी ही काफी है। मेरी हैंड टू हैंड कॉम्बैट स्किल्स अनमैच्ड हैं। चियान वुनजुन उसके पीछे जमीन पर गिरा हुआ था, शॉक से अभी तक रिकवर नहीं कर पाया था। वो अवे की पीठ को घूर रहा था, जो खुद से ही बातें कर रहा था और बीच बीच में हंस रहा था। चियान का दिमाग और भी उलझ गया। अवे अपनी ही मिसअंडरस्टैंडिंग में खोया हुआ था। उसे अपनी बॉडी में ब्लड और ची का फ्लो फील हो रहा था, लेकिन वो अभी इस नई बॉडी से पूरी तरह अडैप्ट नहीं हुआ था। अरे ये तो गड़बड़ है। अगर मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया और गलती से किसी को मार दिया तो मेरी आइडेंटिटी एक्सपोज हो जाएगी और वो सच में ट्रबलसम होगा। अवे के मुंह से निकला हर शब्द चियान वुनजुन के दिमाग पर किसी हथौड़े की तरह लग रहा था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। फिर अचानक वो शांत हो गया, जैसे उसे कुछ रियलाइज हुआ हो। मैं समझ गया, उसने सोचा। मैंने ऐसे प्लॉट स्क्रिप्ट्स में पढ़े हैं। ये बंदा डेफिनेटली कोई आम इंसान नहीं है। इसकी आइडेंटिटी जरूर मिस्टीरियस है। अवे ने मुड़कर देखा कि चियान वुनजुन अभी बेहोश नहीं हुआ था और उसे ही घूर रहा था।
अवे को थोड़ी हैरानी हुई, क्या ये बंदा मेरे अटैक से डायरेक्टली नॉकआउट नहीं हुआ? अवे को ये रियलाइज नहीं था कि उसकी खुद की कॉम्बैट पावर 0 थी। वो तो बस उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसे सामने एक इडियट मिल गया जिसकी कॉम्बैट पावर नेगेटिव थी। चियान वुनजुन पहली बार किसी को मारने गया था, लेकिन किस्मत से वो खुद ही पिट गया। उसे सच में लगा कि अवे ने जो मूव्स यूज किए वो किसी एक्सपर्ट लेवल के थे। अवे को अपनी तरफ आता देख चियान वुनजुन डर से कांपने लगा और अपनी टूटी फूटी बॉडी को घसीटते हुए पीछे हटने लगा। उसने डरते हुए पूछा कि अवे आखिर कौन है? अवे की नजरें ठंडी थी। उसने अपनी आईब्रोज सिकोड़ी और बिना किसी हेजिटेशन के आगे बढ़ा। उसने चियन वुजुन की गर्दन पकड़कर उसे हवा में उठा लिया और कुछ मीटर्स दूर धकेल दिया। चियन वुजुन दर्द से चीख रहा था, लेकिन क्योंकि अवे ने उसकी गर्दन को टाइटली पकड़ रखा था, वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। अवे थोड़ा आगे झुका और सस्पेंस भरी आवाज में पूछा, तूने अभी क्या कहा? तुझे मेरी आइडेंटिटी के बारे में कैसे पता चला? चियन वुजुन का तो गला घुटने की वजह से बुरा हाल था। उसका सर किसी पिग की तरह फूलने लगा था। वो मुश्किल से अपनी नाक से थोड़ी हवा खींच पा रहा था। उसका चेहरा किसी पके हुए टमाटर की तरह लाल हो गया था और आंखों और नाक से पानी बह रहा था। वो अवई को एक रिजेंटफुल लुक के साथ देख रहा था, जैसे कहना चाहता हो, अबे पागल आदमी, जब तुमने मेरा गला दबा रखा है तो मैं बोलूंगा कैसे? लेकिन अवय अपनी ही दुनिया और ड्रामा में खोया हुआ था। उसने अपनी थोड़ी खुजलाते हुए सोचा, हालांकि ये लड़का थोड़ा वीक है, लेकिन इसने एक्चुअली मेरी आइडेंटिटी पता लगा ली। सिर्फ इतना ही नहीं, इसने मेरी इंटरनल एनर्जी वाले अटैक को भी झेल लिया। अवई की पकड़ ढीली हुई और उसने चियन वुजुन को ऐसे छोड़ा जैसे कोई डूबता हुआ इंसान लकड़ी के सहारे को छोड़ता है। चियन वुजुन पागलों की तरह हवा खींचने लगा। वो ऑलमोस्ट मरने ही वाला था। उसने जोर जोर से खांसा और अवय को डिसबिलीफ के साथ देखा। इस लूनेटिक ने सच में उसे मार ही दिया होता। अवय का एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। उसके हर शब्द में गहरे राज छुपे थे। क्योंकि तूने अब पता लगा ही लिया है तो अब मैं छुपा नहीं सकता। उसका हाथ थोड़ा हिला और जैसे ही चियन वुजुन भागने के लिए मुड़ा, अवय ने उसे एक जोर का धक्का मारा जो सीधा उसकी पीठ पर लगा। चियन वुजुन को अचानक अटैक फील हुआ। उसने मुंह भर के फ्रेश ब्लड थूपा और जमीन पर गिर गया। जब वो बेहोशी की हालत में जाने वाला था, उसे धुंधला सा दिखाई दिया कि अवय उसके पास आया, अपने आर्म्स क्रॉस किए और मुस्कुराते हुए बोला, जो मूव मैंने अभी तुझ पर यूज किया उसे बोन मेल्टिंग पाम कहते हैं। अगर कोई इस मूव से हिट होता है तो 7 दिन के अंदर उसकी सारी बोन्स पिघलकर स्लज बन जाती हैं और वो मर जाता है। ये सुनते ही चियन वुजुन, जो बेहोश होने वाला था, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। हड्डियां पिघलकर स्लज बन जाएंगी। ये सुनकर उसका दिल डर से जोर जोर से धड़कने लगा। अवई लगातार बोले जा रहा था। पता नहीं क्यों ये अजीब बातें उसे इतना एक्साइट कर रही थीं। लेकिन नौजवान, क्या तुम ऐसे ही मरना चाहते हो? एक ग्रेट पर्सन ने कहा था, मौत के बाद ही असली एनलाइटनमेंट मिलती है, जिससे एक नई शुरुआत और लाइट मिलती है। वो चियन वुजुन के सामने किसी सेवियर की तरह खड़ा था और जोर से बोला, मैं तुम्हें एक और चॉइस दे सकता हूँ। सीन शिफ्ट होता है। अब तक दिन काफी चढ़ चुका था। एक घने जंगल में एक फायरी रेड फिगर बड़े ग्रेसफुली ब्रांचेस के बीच से गुजर रहा था। लाल कपड़ों में उस लड़की ने एक हल्की सांस छोड़ी और अपनी मसल्स को स्ट्रेच किया। फिर उसने कंप्लेन करते हुए कहा, यार ये कितना बोरिंग है। ये आयरन क्लैड सेक्ट की कांस्टेबल शियाई थी। शियाई का चेहरा बहुत खूबसूरत था और उसकी यूथफुल बॉडी उस रेड कांस्टेबल यूनिफॉर्म में और भी क्यूट लग रही थी। शियाई लगातार अपने फादर को कोस रही थी कि वो हमेशा उसे ऐसे बोरिंग टास्क देते हैं। वो बस यही कहते रहते हैं कि आजकल माहौल शांत नहीं है, इसलिए इधर उधर मत घूमा करो। लेकिन क्या ये बस कुछ डेमोनिक कल्ट के बचे कुचे लोग नहीं हैं जो यहाँ छुप गए हैं? उन्हें क्या लगता है मैं मुसीबत खड़ी करूंगी? हाँ, एक बार मैं इन डेमोनिक कल्ट के लोगों को पकड़ लूं, फिर देखती हूँ वो मुझे कैसे मना करते हैं। शियाई ने अपना मुंह छुपाया और धीरे से हंसी। उसका दिमाग ऑलरेडी स्कीम्स बना रहा था। उसने वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट निकाला जो वो कैरी कर रही थी, ये देखने के लिए कि ये कल्प्रिट कितना पावरफुल है जिससे सब इतना डर रहे हैं। लेकिन डॉक्यूमेंट का कंटेंट देखकर शियाई हैरान रह गई। उसमें ना
ना तो किसी डीमन का जिक्र था और ना ही कोई डिटेल्स, बस एक सुंदर औरत का प्रोवोकेटिव पोर्ट्रेट बना हुआ था। उसे दिन दहाड़े झिंगुर क्रिकेट्स की आवाजें सुनाई देने लगी और उसका मन किया कि इस अब्सर्ड डॉक्यूमेंट को अभी फाड़ दे। हे भगवान, इस औरत की फोटो इतनी अजीब क्यों है? उसने खुद से कंप्लेन की कि जिसने भी ये डॉक्यूमेंट भेजा है शायद डेमोनिक कल्ट ने उसका दिमाग खराब कर दिया है। गुस्से में दांत पीसते हुए उसकी नजर थोड़ी दूर किसी चीज पर रुकी। नीचे एक बड़ा आदमी और एक बच्चा कुछ बातें कर रहे थे। अवय उस छोटी लड़के को झोपड़ी से बाहर लेकर आया था और अब एक पेड़ के नीचे बैठा आराम कर रहा था। वो छोटा लड़का उसे पूरी एडमिरेशन के साथ देख रहा था और बार बार पूछ रहा था, ब्रदर अवय, जो आपने कहा क्या वो सब सच है? अगर मैं कुंफू सीख लूं तो क्या कोई मुझे बुली नहीं करेगा? अवय ने कहीं से बहुत सारे स्टीम्ड बन्स निकाल लिए थे। उसने आराम से आंखें बंद की और बन चबाते हुए जवाब किया, बिल्कुल, तूने देखा नहीं मैंने उन बदमाशों का क्या हाल किया? सिर्फ बुली ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया तुम्हें एडमायर करेगी। लेकिन फिर उसने ऐड किया, मेरा एक छोटा सा सीक्रेट है जो मैं बताना नहीं चाहता। वो एडमिरेशन थोड़ा पीछा करने जैसा होता है। वो छोटा लड़का काफी क्लेवर था। वो तुरंत नीचे झुका और काउटाव करने लगा। उसकी बहन ने उसे बताया था कि अगर किसी को मास्टर मानना हो तो काउटाव करना पड़ता है। अवय के बगल में लगातार सर पटकने की आवाजें आ रही थी, जिससे वो स्पीचलेस हो गया। माथे पर एक बड़ा सा बम्प लिए उस बच्चे ने अवय को देखा और बड़े कॉन्फिडेंस से बोला, मुझे बहुत पावरफुल बनना है, प्लीज मुझे इंस्ट्रक्ट कीजिए मास्टर। चैप्टर 4। इस वक्त सीन शिफ्ट होता है। चियन वुजुन फाइनली वापस अपने घर लौट आया था, वो भी अवय से बुरी तरह पिटने के बाद। वही इंसान जिसे वो हमेशा नीचे देखता था। इस चियन की फैमिली बैकग्राउंड बिल्कुल ऑर्डिनरी नहीं थी। जैसा वो दिखता था रियलिटी उससे बिल्कुल अलग थी। जैसे ही वो एंटर हुआ कई सर्वेंट्स वहां इंतजार कर रहे थे। उसकी सबसे खास मेड जो वाइट ड्रेस में थी आगे आई और बड़े रिस्पेक्ट के साथ उसे एक सील्ड लेटर दिया। यंग मास्टर, आज आप काफी लेट हो गए, कैपिटल से आपके लिए एक लेटर आया है। लेकिन चियन वुजुन का मूड फिलहाल इन सब चीजों के लिए नहीं था। वो तेजी से आगे बढ़ा, उसका टोन नाखुश था और एक्सप्रेशन पढ़ा नहीं जा सकता था। कैपिटल को मुझसे अब क्या चाहिए? मेरे पास अभी उन लोगों के लिए टाइम नहीं है। उसके पीछे चल रही वो ब्यूटीफुल मेड अपने यंग मास्टर के इरादे समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन समझ नहीं पा रही थी कि आज वो इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हैं। लाइए, मैं आपकी चेंज करने में हेल्प कर देती हूँ यंग मास्टर। आपकी वेस्ट इंजरी पर अभी भी मेडिसिन लगानी है, उसने बड़े प्यार से कहा। उसकी आवाज शहद जैसी मीठी थी। उसने वो कोट पकड़ा जो चियन ने ऐसे ही फेंक दिया था, लेकिन वो हैरान रह गई जब उसने कोट पर एक साफ हाथ का निशान, हैंडप्रिंट देखा, जैसे किसी ने बहुत जोर से स्ट्राइक किया हो। वो पर्सनल मेट सदमे में थी और रोने लगी। आखिर किसकी हिम्मत हुई यंग मास्टर को मारने की? कितनी ताकत किस में हो सकती है? ऐसा निशान छोड़ना, जबकि मच्छर भी यंग मास्टर को काटने की हिम्मत नहीं करते, ये तो हद है। चियन वुजुन ने अंदर से उसकी सिसकियां सुनी और फाइनली उसे टोका। अब से मेडिसिन की कोई जरूरत नहीं है। उसने अपनी थोड़ी पर हाथ रखा। वो गहरी सोच में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि चीजें इतनी मैजिकली कैसे बदल गईं। ये वेस्ट इंजरी उसे सालों से परेशान कर रही थी और कैपिटल के बड़े बड़े डॉक्टर्स भी हार मान चुके थे। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि अवय के एक धक्के और उस पाम स्ट्राइक से ये ठीक हो जाएगा। उसने माथे पर शिकन लाई, उसका एक्सप्रेशन और भी सीरियस हो गया। सच तो ये था कि उसके स्टेटस की वजह से कोई उसे ट्रीट करने की हिम्मत ही नहीं करता था। अवय की वो शांत और स्नियरिंग स्माइल याद करके वो अब श्योर था, वो बंदा डेफिनेटली ये सब जानबूझ कर रहा था। अब उसके पास सिर्फ दो ही रास्ते थे, या तो वो उस बच्चे की बात मान ले या फिर 7 दिनों के अंदर उसका शरीर पिघलकर किसी स्लज की तरह खत्म हो जाए, बिल्कुल वैसा ही जैसा अवय ने धमकी दी थी। उसने अपने कपड़े उठाए, खड़ा हुआ और मेड को इन्फॉर्म करने के बाद वहां से निकल गया, बस ये बोलकर कि वो उस लड़के से बात करने जा रहा है। उस रात जंगल में सन्नाटा था, लेकिन आवे और वो छोटा बच्चा अभी भी मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस कर रहे थे। आवे के इंस्ट्रक्शंस दिमाग को कंसंट्रेट करने से लेकर ची को गैदर करने तक इतने प्रोफेशनल साउंड कर रहे थे कि मानो वो किसी बड़े मार्शल आर्ट स्कूल का सेक्ट लीडर हो जिसने सैकड़ों डिसाइपल्स को ट्रेन किया हो। और वो नन्हा सा बच्चा, वो तो बस बड़ी मासूमियत से अपने मास्टर को फॉलो कर रहा था। शायद उस वक्त उसका विश्वास ही सबसे बड़ी ताकत थी। आवे बार बार उसे याद दिला रहा था कि मार्शल आर्ट्स में सबसे जरूरी चीज फॉर्म्स होती है और स्पिरिट और बॉडी का बैलेंस होना बहुत क्रूशियल है। नन्हे बच्चे को इतनी शिद्दत से फॉलो करते देख आवे खुद को रोक नहीं पाया और बोल उठा, वेरी गुड। जब बच्चा थककर एक पेड़ के नीचे बैठ गया तो आवे ने कहा कि वो थोड़ा और प्रैक्टिस करे,
तब तक वो कुछ सूटेबल टेक्निक सोचता है। लेटने के बाद आवे अपनी ठुड्डी पर हाथ रखकर सोचने लगा। सच तो ये था कि उसने अभी तक उस डिमोनिक कल्ट के कमांड टोकन वाली मार्शल आर्ट्स टेक्निक्स को पूरा स्टडी भी नहीं किया था, और जो टेक्निक्स उन लोगों ने बताई थी वो कुछ खास अच्छी नहीं लग रही थी। उसने बस ऐसे ही घास का एक तिनका मुंह में दबाया और सोचने लगा, अगर वो यही टेक्निक कल्टीवेट करता रहा तो क्या कोई साइड इफेक्ट होगा। उन 3 मार्शल आर्टिस्ट्स ने कहा था कि इस बॉडी का पुराना ओनर बड़ा टायरानिकल था। आवे ने फ्रस्ट्रेशन में अपना सर पकड़ लिया और सोचा कि आखिर ये विलेंस हमेशा ऐसी ट्रिक्स क्यों करते हैं। दुनिया भर में ढिंढोरा पीटते हैं कि वो बुरे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर इतने कांड करते हैं कि इस चक्कर में उसकी हालत खराब हो गई है। लेकिन जब उसने उस ओबीडियंट बच्चे को देखा तो उसका मन शांत हो गया और उसने सोचा कि पहले इस बच्चे के साथ कुछ बेसिक टेक्निक्स ट्राई करते हैं। आवे ने उस बच्चे का नाम शियाओ शुआई रख दिया था, क्योंकि शुरुआत में वो उसका असली नाम पूछना ही भूल गया था। जब उसने शियाओ शुआई बुलाया तो बच्चा ब्लैंक फेस लेकर देखने लगा। तभी आवे एक अजीब सी मार्शल आर्ट्स मैनुअल लेकर एक्साइटेड होकर भागता हुआ आया और बोला, शियाओ शुआई इधर आओ, मास्टर तुम्हें फिस्ट टेक्निक सिखाएंगे। बच्चा कंफ्यूज था कि ये शियाओ शुआई कौन है, लेकिन आवे ने अपनी लिमिटेड नॉलेज के साथ ज्ञान बांटना शुरू कर दिया कि मार्शल आर्ट्स के रूल्स के हिसाब से अपना असली नाम रिवील नहीं करना चाहिए। उसने अपना टोन ऐसा रखा जैसे उसे दुनियादारी की सब समझ हो, जबकि सच्चाई ये थी कि आवे को लोगों के नाम याद नहीं रहते थे, इसलिए वो शियाओ शुआई जैसे कॉमन टर्म्स यूज करता था। पास ही एक पेड़ की डाल पर शिया यी बैठी थी, जो सुबह से शाम तक इस मास्टर और डिसाइपल की नौटंकी देख रही थी। उसे लगा वो वाकई में बहुत फ्री है। पहले उसे शक था कि ये लोग सस्पिशियस हैं, लेकिन अब उसे यकीन हो गया था कि ये दोनों बस 2 नंबर के बेवकूफ हैं जो आधी रात को जंगल में खड़े हैं। उसने सोचा कि चलो इन पर थोड़ी नजर रखती हूँ, कहीं कोई भेड़िया ना उठा ले जाए इन्हें। उधर आवे एक फटा पुराना कागज का टुकड़ा लिए परेशान दिख रहा था, अपने बिखरे हुए बालों को खुजाते हुए। उसकी हालत देखकर कोई भी समझ सकता था कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा, जबकि दूसरी तरफ शियाओ शुआई उन अजीब कैरेक्टर्स को पढ़ने में पूरी तरह खोया हुआ था। आवे सोच रहा था कि क्या मुझे कल्टीवेशन कंटिन्यू करनी चाहिए। तभी शियाओ शुआई जोर से आवाज लगाई, मास्टर। आवे ख्यालों से बाहर आया। बच्चे की बड़ी बड़ी आंखें बता रही थी कि उसने पढ़ लिया है। आवे शॉक्ड था कि इस बच्चे में तो गजब का टैलेंट है। शियाओ शुआई ने खुशी से पूछा कि क्या वो अभी ट्राई कर सकता है, तो आवे ने एक प्राउड मॉम की तरह स्माइल करते हुए उसका सर थपथपाया और हाँ कर दी। शियाओ शुआई ने पोजीशन ली, हॉर्स डांस बनाया और अपनी ची को कॉन्सेंट्रेट करने लगा। अचानक उसके छोटे से शरीर से एक हल्की येलो लाइट निकलने लगी और हवा में एक अजीब सा प्रेशर महसूस हुआ। जैसे ही ची काफी इकट्ठी हो गई, शियाओ शुआई ने अपनी छोटी सी मुट्ठी बंद की और चिल्लाया, हाँ। किसी को उम्मीद नहीं थी कि उसकी इंटरनल एनर्जी सीधा बाहर रिलीज हो जाएगी। खुद शियाओ शुआई भी डर के मारे अपनी आंखें बंद कर गया। तभी एक जोरदार धमाका हुआ। वो पुराना बड़ा सा पेड़ जो अभी तक शान से खड़ा था, उस 8-9 साल के बच्चे के एक पंच से बीच में से फट गया। जानवर और पक्षी डरकर भाग गए। सिर्फ वही नहीं, वो एनर्जी सीधा जाकर आवे की झोपड़ी से टकराई। धुआं और धूल का गुब्बार छा गया और वो बेचारी झोपड़ी एक झटके में आधी टूट गई। नजारा देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। मास्टर और डिसाइपल दोनों हक्का बक्का खड़े थे। आवे को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या ये बेसिक टेक्निक सच में इतनी पावरफुल है। अंदर ही अंदर वो फूला नहीं समा रहा था कि उसकी टेक्निक तो नेक्स्ट लेवल निकली। उसने तुरंत पलटकर शियाओ शुआई की तारीफ की और बोला, शाबाश, बहुत बढ़िया। शियाओ शुआई शर्म से लाल हो गया और अपने मास्टर को अब और भी ज्यादा रिस्पेक्ट से देखने लगा। आवे ने स्माइल करते हुए कहा, मेहनत करते रहो, भले ही तुम मुझे पास ना कर पाओ, लेकिन दुनिया में सेकंड रैंक पर आना तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। अगर ये तबाही वाला सीन ना होता तो शायद शियाओ शुआई को शक हो जाता, लेकिन अब वो पूरी तरह कन्विंस था। लेकिन शिया यी, वो उस बचे हुए पेड़ पर अभी भी चिपकी हुई थी, बिल्कुल किसी स्टैचू की तरह। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और वो उस टूटे हुए पेड़ के स्टंप को देख रही थी जिसमें से अभी भी धुआं निकल रहा था। आखिरकार उससे कंट्रोल नहीं हुआ और वो अपना सर पकड़कर चिल्ला पड़ी, अरे भाई, ये दोनों आखिर हैं कौन? ये इतने खतरनाक कैसे हो सकते हैं? शुक्र है मैंने इनके साथ कोई पंगा नहीं लिया। इसके बाद शिया यी चुपचाप आवे और उसके डिसाइपल के पीछे उनकी झोपड़ी की तरफ गई। रास्ते भर शियाओ शुआई की आवाज गूंज रही थी कि मास्टर सही कहते हैं, असली मास्टर्स आम लोगों के बीच
ही छुप कर रहते हैं। श्याई अब उन्हें नए नजरिए से देख रही थी। पहले उसने इन्हें बेवकूफ समझा था, लेकिन उस बच्चे की पावर देखने के बाद उसे यकीन था कि उसका मास्टर कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं है। श्याओ शुआई ने अपनी चमकती आंखों से आवे से कहा कि वो भी यहाँ रहना चाहता है। आवे, जो आज पूरी तरह थक चुका था, बस जल्दी से बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, बस जगह थोड़ी छोटी है। उसने अपनी झोपड़ी की तरफ इशारा किया, लेकिन किस्मत देखिए, जैसे ही उसने दीवार पर हाथ रखा, पीछे खड़ी पूरी झोपड़ी किसी ताश के महल की तरह ढेर हो गई और मलबे में बदल गई। शाई का चेहरा फिर से सफेद पड़ गया। सोचने लगी कि क्या ये आदमी पूरा घर इसलिए तोड़ रहा है क्योंकि वो छोटा है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, पास से एक जोर की चीख सुनाई दी। शाई ने देखा कि एक पीले बालों वाला आदमी फटे पुराने कपड़ों में मुंह खोले खड़ा है। आवे हैरानी से अपने हाथों को देख रहा था और सोच रहा था कि क्या उसने अपनी स्ट्रेंथ कंट्रोल नहीं की, जबकि बगल में श्याओ शुआई तालियां बजा रहा था। आवे ने मलबे को देखा और सोचा, अमेजिंग तो है, लेकिन आज रात सोना ओपन स्काई के नीचे पड़ेगा। अचानक झाड़ियों में से कोई निकलकर आया और सीधा आवे के पैरों से लिपट गया और जोर से चिल्लाया, मास्टर। आवे ने डरते हुए थूक निकला कि ये क्या बला है और ये येलो बालों वाला बंदा कहां से टपक पड़ा। ये कोई और नहीं, कियान वुजून था। उसकी आंखें ऐसे चमक रही थी जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। वो घुटनों के बल बैठ गया और आवे की टांग पकड़कर बोला, ये तो असली मास्टर है, जेन्युइन मास्टर। इनका लेवल जो भी हो, ये लेजेंड है। टूटे हुए घर को देखकर कियान वुजून को यकीन नहीं हो रहा था कि कोई बस एक उंगली टच करके घर गिरा सकता है। उसने सोचा कि अगर मैंने इनका साथ पकड़ लिया तो असासिन रैंकिंग्स में मेरा नाम पक्का है। उसने एक अजीब सी स्माइल के साथ जोर से कहा, पहले मैं अनजान था, मुझे माफ कर दो, क्या आपने मुझे चूज नहीं किया था। आवे उसके एक्सप्रेशन देखकर सहम गया और कांप उठा, लेकिन चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, वो उस पीले बालों वाले आदमी से पीछा नहीं छुड़ा पा रहा था। वो अवे के पैरों से किसी जिद्दी प्लास्टर की तरह चिपका हुआ था। अवे चिल्लाया, छोड़ो मुझे, मैंने कभी इतना बूढ़ा डिसाइपल नहीं बनाया, जल्दी से मेरी टांग छोड़ो। लेकिन चियान वुजून को अपनी बेइज्जती की कोई परवाह नहीं थी। वो जमीन पर लौटते हुए भी उसकी टांग पकड़े हुए था और उसकी आंखों में उम्मीद की चमक थी। वो बोला, मैं आपको फॉलो करना चाहता हूँ, मैं बहुत काम का हूँ। ये सुनकर अवे रुका। उसने उसे देखा और धीरे से पूछा कि आखिर वो किस काम का है। चियान वुजून को जैसे कोई डिवाइन ब्लेसिंग मिल गई हो। वो तुरंत जमीन से खड़ा हुआ और बड़े गर्व से खुद की तरफ इशारा करके बोला, मेरे पास पैसा है, मैं मास्टर के लिए घर ठीक करवा सकता हूँ। एक पल के लिए उस आदमी के चारों तरफ दौलत की चकाचौंध वाली रोशनी दिखाई दी, लेकिन अवे अभी भी शक में था। उसने हाथ हिलाया और कहा, अरे भाई, किसी की बेइज्जती करने के और भी तरीके होते हैं, प्लीज मुझे पैसे से इंसल्ट मत करो। उसे याद आया कि चियान वुजून तो बस एक वेटर है। एक वेटर के पास क्या ही पैसा होगा। अगर अवे ने उसे पीटा ना होता तो वो आज ऐसा ना होता। अगले दिन अवे की आंखें फटी की फटी रह गईं। जो कल तक एक सिंपल सी फूटी हुई झोपड़ी थी, आज वो जंगल के बीचों बीच एक मैग्निफिसेंट 2 स्टोरी मनी हाउस बन चुकी थी। पूरा स्ट्रक्चर लाल रंग की कीमती लकड़ी से बना था और छत पर गोल्डन टाइल्स लगी थीं, जो धूप में चमक रही थीं। चियान वुजून एक्साइटेड होकर उस चमकती बिल्डिंग की तरफ इशारा करके बोला, मास्टर कैसा लगा? मनी हाउस में डेली विड्रॉल लिमिट है, इसलिए मैं बस थोड़ा सिंपल रेनोवेशन ही करवा पाया। उसके कॉन्फिडेंट एक्सप्रेशन और बात करने के तरीके ने अवे को कंफ्यूज कर दिया। उसने पहले घर को देखा, फिर उसे, और आखिरकार उस फटे पुराने कपड़ों वाले आदमी को घूरते हुए पूछा, अगर तुम इतने अमीर हो तो एक इन में वेटर का काम क्यों कर रहे थे? अवे ने मन ही मन सोचा कि क्या इस दुनिया में भी अमीर बाप की बिगड़ी औलादें गरीबी का एक्सपीरियंस लेने आती हैं? चियान वुजून ने कुछ नहीं छुपाया और जल्दी से जवाब दिया, इस दुनिया में स्ट्रेंथ ही सब कुछ है और पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट की बहुत इज्जत होती है। लोग कहते हैं युआंग टाउन में बहुत सारे हिडन टैलेंट्स हैं और शॉपकीपर जाओ तो असैसिन रैंकिंग्स में काफी फेमस हैं। बोलते बोलते उसने फिर से अवे को देखा। उसकी आंखों में वही चमक थी। मास्टर, आप इतने पावरफुल हैं, आप भी तो यहाँ असिस्टेंट बनकर आए थे ना? कहते हैं ना, महान लोग भीड़ में ही छुपे होते हैं। तो मुझ जैसे नखरेबाज के पास सिर्फ पैसा होने का क्या फायदा? चियान वुजून की हर बात में इतनी गहराई थी कि अवे के पास बोलने को कुछ नहीं बचा। उसने मन ही मन चिल्लाकर कहा, क्योंकि ट्रांसमाइग्रेट होने से पहले मेरा सपना ही यही था कि मैं एक अमीर नखरेबाज बनूं। लेकिन पैसा भी तो एक पावर है, तुमने उसे पैसे से क्यों नहीं मारा? अवे ने ताना मारा, पिछली दुनिया में अमीर ही ताकतवर थे, हर कोई बस पैसा कमाने के लिए जी रहा था। पावर और इन्फ्लुएंस वाले लोग हमेशा आम लोगों को पैसे से दबाते थे, गरीबों को खरीद लेते थे। चियान वुजून ने ये सुना तो अपना सर खुजाया।
उसे लगा ये बातें तो बड़ी सही हैं। उसने पहले कभी ऐसा क्यों नहीं सोचा। उसी दौरान एक दूसरी जगह एक खूबसूरत औरत हरे कपड़ों में हाथ में नोटों की गड्डी गिन रही थी। फिर उसने बिना किसी हिचकिचाहट के वो पैसे शॉपकीपर को पकड़ा दिए। उसकी मुस्कान में मिठास थी। क्या इतना काफी है? पैसे देखकर शॉपकीपर की आंखें चमक उठी। वो तुरंत आगे बढ़ा, एकदम शरीफ और हम्बल बनकर बोला, आप वाकई बहुत जेनरस हैं। मैं कल ही डीड आपके नाम कर दूंगा। वो हाथ मलते हुए अंदर गया। चेहरे पर नकली मुस्कान थी, लेकिन मन में सोच रहा था, सोचा नहीं था कि इस टूटी फूटी इन के लिए कोई इतनी बड़ी रकम देगा। सच में बेवकूफ और अमीर लोग हैं। गुनगुनाते हुए वो अंदर चला गया। खुश था कि वैसे भी ये इन उसकी थी ही नहीं। वो औरत धीरे से हंसी, अपने सिल्की बालों को सहलाया और विस्पर किया, यंग मास्टर, काम हो गया। पर्दे के पीछे से चांद वजून चोरी छुपे सब देख रहा था। जब शॉपकीपर पैसे लेकर चला गया, तब उसने राहत की सांस ली और खुद से बड़बड़ाया, तो मास्टर की पावर ऑफ मनी वाली बात सच में इतनी इफेक्टिव है। अचानक एक काला साया तेजी से चियान वुजून के पास से गुजरा और सीधा वहां पहुंचा जहां कोई गहराई में सोच रहा था। अवे युआंग टाउन के मैप के सामने बैठा था। चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशंस थे। युआंग टाउन का प्रीफेक्चर यू हैंग प्रीफेक्चर था। पास में गोसु था और थोड़ा दूर सेंट्रल प्लेन्स। उस इडियट चियान वुजून ने सच में ये जगह खरीद ली। अब यहाँ अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना आसान होगा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अवे ने सोचना बंद किया और अलर्ट हो गया। एक लाल कपड़ों वाली औरत अंदर आई, एक टोकन दिखाया और इंट्रोड्यूस किया, मैं आयरन क्लैड सेक्ट की मेंबर हूँ, शाई। क्या मैं आपसे अकेले में बात कर सकती हूँ? थोड़ी देर बाद वो दोनों एक फेमस टैवर्न के सेकंड फ्लोर पर बैठे थे। नीचे से वेटर की आवाज आ रही थी, डार्लिंग आपका खाना लग गया है, अच्छा रिव्यू देना मत भूलना, ओके मुआ। यहाँ के वेटर्स के कपड़े बड़े अजीब और रिवीलिंग थे। अगर अवे मॉडर्न जमाने से ना आया होता तो शर्म से मर ही जाता। एक मस्क्यूलर आदमी ने उसे आंख मारी और फ्लाइंग किस दी तो अवे कांप गया। शाई उसके सामने बैठी थी। खाने का ढेर लगा हुआ था। अवे ने इशारा किया कि वो बोल सकती है। शाई ने चाय की चुस्की ली और धीरे से कहा, ये ड्रंकन फ्लावर इनका लेटेस्ट सर्विस स्टाइल है, क्या आपको पसंद नहीं आया? अवे ने दांत पीसते हुए धीरे से कहा, इससे ज्यादा भयानक सर्विस स्टाइल हो ही नहीं सकता, रीडर्स तो शौक से मर जाएंगे। उसने चाय पी और कहा, खाना लग गया है, मैं शर्म नहीं करूंगा। लेकिन अगले ही पल उसकी बात सुनकर अवे ने चाय मुंह से फुहार की तरह थूक दी। मैं आयरन क्लैड सेक्ट लीडर की बेटी हूँ और मैं आपकी असलियत जानती हूँ। अवे खांसने लगा, उसका गला छिल गया। शाई उसे घूर रही थी, फिर धीरे से बोली, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप जरूर, आप एक रिक्लूसिव मास्टर हैं, एक ट्रांसेंडेंट फिगर जो दुनिया से छुप कर रहते हैं। अवे ने लंबी सांस ली, जैसे मन से बोझ उतर गया हो। उसने एक रोस्टेड डक लेग उठाया और उसे सूंघा और बोला, मिस आप बस मुझे देख रही हैं, मैं तो एक आम आदमी हूँ। मन ही मन वो खुशी से नाच रहा था। मुझे पता था मेरा डिस्गाइज इतना आसानी से कैसे पकड़ा जा सकता है। वैसे आयरन क्लैड सेक्ट ये तो गवर्नमेंट ऑफिस जैसा है ना, ये तो दुश्मन है। शाई की अपनी सोच थी। वो साधारण दिखने वाले लड़के को देखकर मुस्कुराई और बोली, जैसा पिताजी ने कहा था, असली मास्टर्स हमेशा बहुत मॉडेस्ट होते हैं। उसने उसे आराम से डकलेग खाते हुए देखा और बोली, आप जानते होंगे कि भले ही डिमोनिक कल्ट खत्म हो चुका है, लेकिन उनके बचे कुचे लोग अभी भी मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। अभी फिर से खांसा, मेरा इससे क्या लेना देना? शाई ने टेबल पर हाथ मारा, बिल्कुल लेना देना है। आम लोग परेशान हैं और ये सबकी जिम्मेदारी है। अब आयरन क्लैड सेक्ट में लोग कम हैं और उन्हें पकड़ना बहुत जरूरी है। वो बड़े जोश में आयरन क्लैड सेक्ट के अचीवमेंट्स बताने लगी, बिल्कुल अनजान कि जिस डिमोनिक कल्ट रेमनेंट को वो ढूंढ रही है, वो ठीक उसके सामने बैठा ठूस ठूस कर खा रहा है। शाई की आंखें चमक रही थीं। मैं आपसे मदद मांगना चाहती हूँ ताकि हम उन्हें पकड़ सकें। अवे पूरी तरह कंफ्यूज था। व्हाट द हेल, तुम चाहती हो कि मैं खुद को पकड़ूं? पेट भरकर खाने पीने के बाद शाई ने अवे को मना ही लिया और उसे अपनी वर्क प्लेस पर ले आई। एक शानदार गेट के ऊपर एक बड़ा सा बोर्ड लगा था, मार्शल असेसमेंट हॉल। अवे ने सर ऊपर करके आधे अधूरे कैरेक्टर्स पढ़े और ब्लैंकली पूछा, यही वो जगह है जहां तुम मुझे लाना चाहती थी? इससे पहले कि शाई जवाब देती, वो मैनर के एंट्रेंस पर नौटंकी करने लगा। वो किसी बंदर की तरह यहाँ वहाँ कूद रहा था, चीजें छू रहा था। अवे को लगा सब कुछ किसी मूवी सेट जैसा है, लेकिन असल में देखने पर ये फिल्म से कहीं ज्यादा एडवांस लग रहा था। डेकोर तो काफी रिफाइंड है। ये मार्शल असेसमेंट हॉल करता क्या है? अवे स्टैचूज के चक्कर लगाते हुए तारीफ कर रहा था, मन में सोचते हुए, लगता है मुझे सीधा दुश्मन के इलाके का टूर मिल रहा है। शाई उसकी हरकतें देखकर हैरान थी। क्या आपने चेक नहीं किया? उसे लगा कि शायद उसे सच में नहीं पता, लेकिन फिर सोचा, सही बात है, इतने सालों से रिक्लूसिव मास्टर बनकर रह रहे हैं, इन छोटी मोटी चीजों की क्या परवाह करेंगे? ये सोचकर शाई के गाल थोड़े लाल हो गए। वो शानदार बिल्डिंग को देखकर गर्व से बोली कि कुछ साल पहले आयरन क्लैड सेक्ट ने मार्शल आर्टिस्ट्स की स्ट्रेंथ नापने के लिए ये हॉल्स बनाए थे। अवे ने उसकी आंखों में वो गर्व देखा। उसे लगा दुश्मन के बैकग्राउंड को समझना अच्छा है।
जैसा पुराने लोग कहते हैं, अपने आप को जानो और दुश्मन को जानो तो कभी हारोगे नहीं। शाई के मुताबिक मार्शल आर्टिस्ट अलग अलग रैंक्स में डिवाइडेड थे। मार्शल अप्रेंटिस से लेकर मार्शल गॉड तक। आयरन क्लैड सेक्ट उन्हें रैंक के हिसाब से अलग अलग रंग के जेड पेंडेंट्स देता था। उसने अपनी कमर पर बंधा हुआ जेड पेंडेंट निकाला और कहा, ये मेरा जेड पेंडेंट है। मेरा ब्लू है जो मिड टियर मार्शल आर्टिस्ट रिप्रेजेंट करता है। अवे ने अपनी ठुड्डी चिन सहलाई और उस जेड पेंडेंट को देखकर मन में एनालाइज करने लगा। फिर उसने जल्दी से उस नीले पेंडेंट को उठाया और कमेंट किया, और मार्शल गॉड के बारे में क्या? उनका कलर कौन सा होता है? ये सवाल सुनकर याई अटक गई और उसने जवाब दिया कि उसे भी नहीं पता, क्योंकि आज तक कोई भी मार्शल गॉड लेवल तक कल्टीवेट नहीं कर पाया था। उसने अंदाजा लगाया कि लोग कहते हैं कि जब कोई उस लेवल पर पहुंचता है तो वो हेवनली गेट खोलकर दूसरी दुनिया में असेंड कर सकता है। ये सुनते ही अवे के मन में सवाल आया कि इस बॉडी के ओरिजिनल ओनर की स्ट्रेंथ किस लेवल तक पहुंची होगी और क्यों ना अभी टेस्ट कर लिया जाए। लेकिन उसने याई की तरफ देखा जो अभी भी पीछे खड़ी थी और अलर्ट हो गया। अगर आयरन क्लैड सेक्ट की नजर उस पर पड़ गई तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। वो सोच ही रहा था कि याई ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, अरे सोच क्या रहे हो? जब यहाँ आ ही गए हो तो टेस्ट न करना वेस्ट होगा। चलो मैं तुम्हें ले चलती हूँ। याई उसे खुशी खुशी खींच कर ले गई। मन में सोच रही थी कि चाहे तुम कितने भी पावरफुल क्यों ना हो, पहले तुम्हें अंदर खींच लेती हूँ। अगर तुम आयरन क्लैड सेक्ट के लिए एसेट बन गए तो उन अनऑर्थोडॉक्स सेक्ट्स की तो वाट लग जाएगी। अगले ही पल याई की चीख निकल गई। ये कैसे हो सकता है? उसके हाथ में ट्रांसपेरेंट जेड बीड थी और उसका चेहरा मौत की तरह सफेद पड़ गया था। उसकी पहले से एक्साइटेड आवाज अब बर्फ की तरह ठंडी हो गई थी। ट्रांसपेरेंट? ये तो वाइट भी नहीं है। ट्रांसपेरेंट का मतलब है कि मार्शल आर्ट्स कल्टीवेशन का कोई फाउंडेशन ही नहीं है। उसके एक्सप्रेशंस और रिजल्ट ने अवे को भी सरप्राइज कर दिया, लेकिन वो भी सोच में पड़ गया कि लगता है ओरिजिनल ओनर की कल्टीवेशन टेक्निक अपनी स्ट्रेंथ छिपा सकती है। वो अपनी फोरमोस्ट मास्टर वाली फैंटेसी में खोया हुआ था। उसे लगा रिजल्ट कुछ भी हो, जब तक उसे पता है कि वो बेस्ट है सब ठीक है। याई चुपचाप उसके एक्सप्रेशंस ऑब्जर्व कर रही थी और उसे लगा कि ये गुस्सा नहीं है बल्कि रिलीव्ड लग रहा है। उसने सोचा कि मार्शल असेसमेंट हॉल कभी गलती नहीं करता। इसका मतलब इसने और इसके छोटे अप्रेंटिस ने अपनी स्ट्रेंथ छिपा रखी है। अवे को अब और नाटक करने का मन नहीं था। उसने हाथ हिलाया और बोला कि अगर और कुछ नहीं है तो वो चलता है। याई का ध्यान अब उस पर नहीं था। वो अपने ख्यालों में खो गई थी। उसे अपने बचपन की याद आई जब उसके पिता ने उसे सिखाया था कि मार्शल आर्ट्स का रास्ता पढ़ाई जैसा है। शुरुआत में सब सिंपल होता है, फिर कॉम्प्लेक्स बनता है, लेकिन वापस सिंप्लिसिटी पर आना ही हाईएस्ट रेयम है। एक झटके में उसे वो क्रिस्टल क्लियर जेड बीड याद आई और उसने सोचा कि क्या वो हाईएस्ट रियम पर पहुंच चुका है। जब वो पलट कर देखी तो अवे गायब था। वो दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन वो मास्टर तो कब का निकल चुका था। तभी एक जानी पहचानी आवाज ने याई को फ्रीज कर दिया। ये तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये कोई और नहीं उसके पिता थे। दोपहर का वक्त था, आसमान साफ था, लेकिन याई का मूड खराब था। मार्शल असेसमेंट हॉल के आंगन में एक खुशैल आवाज गूंज रही थी। ये हद है, तुमने डेमोनिक कल्ट हेमिनेंट का पोर्ट्रेट चुरा लिया। तुम सच में बिगड़ गई हो। मैं हॉल मास्टर्स को क्या जवाब दूंगा? याई घुटनों पर बैठी थी, लेकिन उसे डर नहीं लग रहा था। वो मुंह फुलाकर बोली, मैं तो बस हेल्प करने की कोशिश कर रही थी। और पिताजी, आपने तो अभी तक वो पेंटिंग देखी भी नहीं है। सेक्ट लीडर शाह, जो आयरन क्लैड सेक्ट के फादर और मार्शल सेंट लेवल पावर हाउस थे, अपनी बेटी की वजह से परेशान थे। उन्होंने गुस्से में अपने असिस्टेंट से पेंटिंग छीनी और खोला, लेकिन जैसे ही उन्होंने पेंटिंग देखी उनका चेहरा लाल हो गया। उन्होंने तुरंत स्क्रॉल बंद किया और अपनी छाती से लगा लिया। उनकी आवाज बदल गई। ये पेंटिंग कुछ खास नहीं है, पिताजी इसे अभी के लिए रख लेंगे। पिताजी का एटीट्यूड सॉफ्ट होते देख याई ने जल्दी से रिपोर्ट दी कि भले ही डेमोनिक कल्ट खत्म हो गया है, लेकिन उनके बचे कुचे लोग अभी भी मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। सेक्ट लीडर शाह ने चाय की चुस्की ली और समझाया कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, वे लोग अभी छुपे हुए हैं और हमें लंबी प्लानिंग करनी होगी। याई सोचने लगी कि क्या उसे बताना चाहिए और आखिरकार बोल ही दिया, क्या हो अगर हम एक स्वॉर्ड गॉड को रिक्रूट कर लें? ये सुनकर सेक्ट लीडर शाह की आंखें खुल गईं। वहीं दूसरी तरफ पहाड़ वाले घर में शाओ शुआई और कियान वुजुन सीरियसली हॉट स्टैंड्स की प्रैक्टिस कर रहे थे। एक बूढ़ा एक जवान जो पहले एक दूसरे को घूरते थे अब पक्के दोस्त बन गए थे, क्योंकि दोनों का मास्टर एक ही था। अवे वापस आकर स्टडी रूम में घुस गया और मैनुअल्स चेक करने लगा। पिछली बार की एलिमेंट्री टेक्निक ही इतनी पावरफुल थी, तो इस बार उसने कुछ अलग ट्राई करने का सोचा। अवे की आंखें चमक उठी और वो दरवाजे से बाहर आया। उसने अपने अप्रेंटिसेस से कहा, आज हम कुछ अलग सीखेंगे। उधर शाओ शुआई अपने पिता को खींचकर वहां ला रही थी जहां अवे प्रैक्टिस कराता था। सेक्ट लीडर शाह गुस्से में थे कि एक 6 साल का बच्चा एक पंच में आधा पहाड़ कैसे तोड़ सकता है। वो आगे बढ़ने ही वाले थे कि उन्होंने देखा उनकी बेटी किसी स्टैचू की तरह जम गई है। सामने एक सुनहरी धुंध छा गई थी और उसमें से शाओ शुआई का छोटा सा फिगर निकला।
उसकी आंखें गोल्ड की तरह चमक रही थी और उसके ठीक पीछे तथागत बुद्धा का एक विशाल ट्रू फॉर्म प्रकट हुआ। पूरा जंगल उस रोशनी से नहा गया। एक बच्चे के मुंह से सच में बुद्धा मैनिफेस्ट हो गए। सेक्ट लीडर शाह की गर्दन अकड़ गई। होली क्रैप, ये क्या है? बुद्धा का विशाल हाथ नीचे गिरने ही वाला था। हालात खराब देखकर सेक्ट लीडर शाह चिल्लाए, पीछे हटो। उन्होंने तुरंत एक स्पेल चैंट किया और 9 बैंड हार्ट प्रोटेक्शन एरे बनाया। उन्होंने अपनी पूरी मार्शल सेंट लेवल कल्टीवेशन लगा दी ताकि वो इस अटैक को रोक सके। एक प्रोटेक्टिव शील्ड बन गई, लेकिन जैसे ही बुद्धा पाम उससे टच हुई, शील्ड के टुकड़े टुकड़े हो गए और फिर बुद्धा का फॉर्म गायब हो गया। चाओ शुआई खुशी से चिल्लाया, मास्टर मैंने कर दिखाया। कियान वुजुन डर के मारे चीख रहा था कि क्या हम सेम कल्टीवेशन टेक्निक प्रैक्टिस कर रहे हैं? अवे ने शाओ शुआई के सर पर हाथ फेरा और सोचा कि डिवाइन पाम काम करती है। जब मैं यहाँ ट्रांसमाइग्रेट हो ही गया हूँ तो क्यों ना कुछ ऐसा करूँ जो इस दुनिया में नहीं है। तभी पास से एक चीख सुनाई दी, पिताजी पिताजी क्या हुआ? जियाई अपने बेहोश पिता को गले लगाकर रो रही थी। अवे ने देखा और सरप्राइज से पूछा, तुम फिर आ गई? कियान वुजुन ने भी देखा और उसे लगा जमीन पर लेटा आदमी कुछ जाना पहचाना है। इससे पहले कि वो कुछ बोलता, जियाई ने कहा, ये मेरे पिता हैं, उन्होंने मुझे बचाने के लिए। तभी सेक्ट लीडर शाह को होश आया। उन्होंने खून की उल्टी की। वो बुरी तरह घायल थे, लेकिन मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड के आदाब जानते थे, इसलिए मुश्किल से खड़े होकर बोले, बिना बुलाए आने के लिए माफी चाहता हूँ मास्टर, ये मेरी गलती है। उन्हें अपना जवाब मिल चुका था। बेटी सच बोल रही थी, वो बच्चा सच में पावरफुल था। उन्होंने अवे को देखा, उस पर मार्शल आर्टिस्ट का कोई ऑरा नहीं था। उन्होंने सोचा कि क्या ये सच में हाईएस्ट रियल्म पर है, इसलिए मैं इन्हें देख नहीं पा रहा। उन्होंने झुककर कहा, मैं आयरन क्लैड सेक्ट का करंट लीडर हूँ, ये का पिता। अवे ने उनकी बातें ढंग से नहीं सुनी। उसके दिमाग में सन्नाटा छा गया। वो पूरा फ्रीज हो गया। ये तो ऑपोजिंग फैक्शन का अल्टीमेट बिग बॉस है, ये यहाँ क्या कर रहा है? जैसा शाओ शुआई ने कहा था, आयरन क्लैड सेक्ट गवर्नमेंट के लिए काम करता था। कियान वुजुन भी हैरान था, लेकिन सेक्ट लीडर शाह परेशान थे कि मास्टर चुप क्यों है? क्या उन्होंने कुछ गलत बोल दिया? अवे का चेहरा गुस्से में ट्विस्टेड लग रहा था। सेक्ट लीडर कांपने लगे। अवे ने पहले अपना चेहरा रगड़ा, फिर ठुड्डी सहलाई और दूर देखने लगा। शाओ शुआई ने धीरे से पूछा, मास्टर क्या हुआ? अवे होश में आया और उसने डेज्ड खड़े सेक्ट लीडर शाह की तरफ इशारा किया। ओ, इन अंकल की तबीयत खराब लग रही है। उसे अभी होश आया कि वो बेकार में पैनिक कर रहा था, क्योंकि इन्होंने उसकी आइडेंटिटी नहीं पहचानी है। सिर्फ शियाई ही थी जो अब अपने फादर को डर और चिंता से देख रही थी। फादर, क्या आप ठीक हैं? वहीं पास खड़ा अवे पहले ही अपना प्लान बना चुका था, क्योंकि ये इंसिडेंट बहुत ज्यादा नोटिस नहीं हुआ था और टेस्ट रिजल्ट्स भी सामने आ चुके थे, इसलिए अब वे उस पर शक नहीं कर सकते थे। जब मामला ऐसा है तो क्यों न नेचर को अपना काम करने दिया जाए और दुश्मन के रैंक्स में सीधे इन्फिल्ट्रेट किया जाए। एक तीर से दो निशाने। उस आदमी ने एक शरारती मुस्कान के साथ सोचा। वो अपने ही रचे हुए ड्रामा में और भी गहरा डूबता जा रहा था। अगर अवे को कभी इस गलतफहमी का एहसास हुआ तो शायद वो शर्मिंदगी से मर ही जाएगा। कमजोर सेक्ट लीडर शाह अपनी आखिरी सांसों पर लग रहे थे। वो चाहते थे कि उनकी बेटी हालात संभाल ले। बिना किसी जवाब के इतने सवाल पूछने की वजह से वो काफी ह्यूमिलिएटेड महसूस कर रहे थे और उनका शरीर बहुत अनकंफर्टेबल हो गया था। उन्हें अचानक सांस लेने में दिक्कत होने लगी और उनकी आवाज से सिर्फ इतना ही निकल पाया, बैड स्टार्ट। ये देखकर कि उसका गेस्ट बेहोश होने की हालत में है, अवे ने आखिरकार उन्हें ग्रीट करना शुरू किया। हेवनली गेट के सेक्ट लीडर शाह, सही कहा ना? हेलो। अवे के शब्द सुनते ही सेक्ट लीडर शाह को ऐसा लगा जैसे उनके शरीर को किसी इमॉर्टल विंड ने छू लिया हो। उनकी हेल्थ तुरंत रिकवर हो गई और उनका जोश वापस आ गया। उन्होंने अपनी पीठ सीधी की और अवे से हाथ मिलाते हुए कहा, सेक्ट लीडर शाह आपको ग्रीट करता है योर एक्सीलेंसी। मेरा इरादा आपकी कल्टीवेशन को डिस्टर्ब करने का बिल्कुल नहीं था। उन्हें मौके पर ही रेजरेक्टेड होते देख पास खड़ी शियाई भी हैरान थी। फादर स्लो डाउन। लेकिन वो मन ही मन सोच रही थी, ये ओल्ड मैन अपने एक्सप्रेशंस इतनी जल्दी कैसे बदल लेता है? मेरे साथ तो ये हमेशा नाखुश चेहरा बनाता है और वीक होने का नाटक करता है, लेकिन अवे का नाम सुनते ही ये तुरंत बदल गया। अवे ने हाथ आगे बढ़ाया और उनके कंधे को छूते हुए पोलाइटली कहा, सेक्ट लीडर शाह माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो बस अभी बच्चों को प्रैक्टिस करवा रहा था और वैसे भी मैं कोई मास्टर नहीं हूँ। मैं तो इस दुनिया में रहने वाला एक ऑर्डिनरी इंसान हूँ। मैं अपने आज्ञाकारी डिसाइपल्स के साथ शांतिपूर्ण दिन बिताकर ही बहुत खुश हूँ। सेक्ट लीडर शाह तुरंत सीरियस हो गए। मैंने आपको गलत समझा, तो क्या मैं पूछ सकता हूँ कि हमें इस यंग ब्रदर को क्या कहकर बुलाना चाहिए? लेकिन ये कहते हुए भी वो मन ही मन सोच रहे थे, लगता है ये मास्टर अपनी पहचान आइडेंटिटी उजागर नहीं करना चाहता। कोई आश्चर्य नहीं कि वो अभी गुस्सा था।
मुझे अब और संभल कर बोलना होगा। अवे ने खुशी से हाथ जोड़कर सिर झुकाया। अंकल शाह, आप मुझे बस अवे बुला सकते हैं। ये सुनते ही सेक्ट लीडर शाह और भी ज्यादा एक्साइट हो गए। अंकल शाह सुनने में काफी इंटीमेट लगता है, लेकिन और ज्यादा अपनापन लाने के लिए तुम मुझे ब्रदर शाह बुला सकते हो। शियाई ने अपने पिता के झुर्रियों वाले व्रिंकल्ड चेहरे को देखा और थोड़ी नफरत के साथ सोचा, क्या ब्रदर, ये तो मेरी ही उम्र का लग रहा है। अवे ने ये सुनकर फिर से हाथ जोड़े। अरे ऐसा कैसे हो सकता है, आप मेरे एल्डर हैं। इसके विपरीत सेक्ट लीडर शाह खुशी से हंस पड़े। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ब्रदर अवे भविष्य में जरूर कुछ बड़ा हासिल करेंगे। मैं तो बस इसका फायदा उठा रहा हूँ। इस तू मैंने ने शियाई के सिर में दर्द कर दिया था। आखिर चल क्या रहा था? टाइटल्स को लेकर लगातार बहस करने से बात आगे नहीं बढ़ रही थी। अवे ने लाचारी से हाथ हिलाया, रुकने का इशारा किया। तब जाकर सेक्ट लीडर शाह चुप हुए और मुद्दे पर आए। वो भी जल्दी से अवे के करीब आने की कोशिश करने लगे। मेरी बेटी ने बताया कि मेरे एस्टीम्ड ब्रदर के पास एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिमीनर है, कि आप फर्स्ट इन के नए शॉपकीपर हैं। जाहिर है आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं। मैं आज अपनी धृष्टता से आपसे जान पहचान बढ़ाना चाहता था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हमारी टाइमिंग इतनी खराब होगी। ब्रदर अवे को हंसाने का मौका मिल गया। अवे उनके इरादों को समझता हुआ लग रहा था और वो भी दिल खोल कर हंसा। आप मेरी इतनी तारीफ कर रहे हैं, मुझे थोड़ी शर्मिंदगी हो रही है। लेकिन अपने दिल में उसने कसम खाई, जैसा कि उम्मीद थी, ये पुराने लोग, इनकी चापलूसी भी कितनी प्रभावशाली होती है। सेक्ट लीडर शाह अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थे। हंसते हुए और भी जोश के साथ बोले, मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ सच है। ब्रदर अवे बहुत विनम्र हैं, लेकिन अभी भी एक चीज है जिसके बारे में मैं पूछताछ करना चाहता हूँ। ये देखकर कि अवे का उनकी बातों पर कोई और रिएक्शन नहीं आया, उन्होंने हिम्मत करके अपना विचार रखा। मैं सोच रहा था कि उस बच्चे ने वो मूव कैसे सीखा जो उसने अभी परफॉर्म किया था। तो ये था उनका असली इरादा। अवे ने दिलचस्पी का नाटक किया और पलटकर जवाब दिया, क्या आप उस कल्टीवेशन टेक्निक की बात कर रहे हैं? इसी वक्त पास के पहाड़ पर स्थित एक मंदिर में एक छोटा मॉन्क आंगन में झाड़ू लगा रहा था। वो तुरंत दौड़ता हुआ अपने मास्टर को रिपोर्ट करने पहुंचा। मास्टर, कुछ हुआ है, मेरी बात सुनिए। मैंने अभी देखा, बूढ़े एबट हाथ में माला लिए मंत्र पढ़ रहे थे। अपने छोटे शिष्य की बात सुनकर उन्होंने तुरंत हाथ उठाया और उसके सिर पर थपकी देते हुए याद दिलाया, जल्दी मत करो, मुझे पहले से पता है, एक हेवनली फिनोमिनन हुआ है, तथागत प्रकट हुए हैं। और वो दिशा, वो अपनी बात पूरी किए बिना ही मुड़े और सीधे वेदी की ओर चल दिए। कुछ कदम चलने के बाद वो वापस उस छोटे शिष्य की ओर मुड़े जो हाथ में झाड़ू लिए हैरान खड़ा था। तुम हमेशा से पहाड़ के नीचे जाना चाहते थे ना? जाओ अपने सीनियर ब्रदर को बुला लाओ। छोटे मॉन्क ने ब्लैंकली पूछा, आपका क्या मतलब है? एबट ने अपनी माला को कसकर पकड़ा। उनका चेहरा गंभीर था, जैसे वो दूर कहीं देख रहे हों। मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट नजदीक आ रहा है। मुझे डर है कि बहुत सी चीजें होने वाली हैं और मैं इसका बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। झाड़ू थामे छोटा शिष्य अपने मास्टर की बातें समझ नहीं पाया और झुंझलाहट में पैर पटकने लगा। मास्टर फिर से रहस्यमयी बन रहे हैं। सच में? बातचीत के बाद सेक्ट लीडर शाह आखिरकार संतुष्ट होकर वहां से चले गए। विदाई में हाथ जोड़ते हुए कहा, हम किसी और दिन फिर मिलेंगे। अवे ने बातचीत को याद किया। लगता है वो चाहता था कि मैं उसे कल्टीवेशन टेक्निक सिखाऊं, इसलिए वो सिर्फ सहमति दे सकता था। ब्रदर शाह, क्या आप सच में ट्राई करना चाहते हैं? तो मैं आपको सिखा सकता हूँ, मुझे खुशी होगी। उस बूढ़े आदमी के खुश चेहरे को देखकर उसने जरूर सोचा होगा कि मैं मान गया। हाँ, खैर, उन्हें टालना सच में आसान नहीं था। वैसे भी वो उसे कंप्लीट वर्जन नहीं दे सकता था। उसे धीरे धीरे समझने दो, क्योंकि वो उन्हें एक विरोधी ताकत मानता था। इसलिए उसे हर हाल में एक फॉल बैक प्लान छोड़ना ही था। लेकिन वो दुश्मन के साथ भी अपनी पकड़ बना सकता था। खुद को और अपने दुश्मन को जानकर ही जीत हासिल की जा सकती है। स्याओ शुआई अब तक अपने मास्टर के पास चुपचाप खड़ा था। उसके छोटे से चेहरे पर साफ लिखा था कि पता नहीं उसने क्या गलती कर दी है। उसने धीरे से अवे का बड़ा हाथ पकड़ा और उसे हल्के से हिलाया। इस हरकत को नोटिस करते हुए अवे ने सिर नीचे किया और धीरे से पूछा, स्याओ शुआई, क्या हुआ? उस छोटे से बच्चे ने आज्ञाकारी होकर जवाब दिया, मास्टर, क्या मैंने आपके लिए फिर से मुसीबत खड़ी कर दी? अवे ने इस समझदार बच्चे को प्यार भरी नजरों से देखा, फिर उसे घर के अंदर ले गया। ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये मास्टर की गलती है कि उन्होंने आसपास ठीक से चेक नहीं किया। वैसे भी उस बूढ़े आदमी को मेरी पहचान पर शक नहीं है, तो कोई कह सकता है मैं खुलेआम रास्ता ठीक कर रहा हूँ, लेकिन चुपके से चैनकंग पास पार कर रहा हूँ।
अंधेरे में ये काफी अच्छा है। उसने दरवाजा खोला और ज्याओ शुआई को आराम करने के लिए अंदर भेज दिया। ठीक है, जाकर सो जाओ, मास्टर टहलने जा रहे हैं। उसने मन ही मन सोचा, ये छोटा शिष्य सच में गिफ्टेड है। मैंने उसे बस बेसिक्स का थोड़ा सा हिस्सा सिखाया और वो पहले से ही जानता है कि बाहरी ताकत, एक्सटर्नल फोर्स को कैसे अनलीश करना है। अगर मैं उसे बाहर ले गया तो मेरी काफी इज्जत बढ़ेगी। फिर उसने आह भरी, आह, मेरा जजमेंट सच में अच्छा है। लेकिन जब शाओ शुआई ने आज्ञाकारी होकर दरवाजा बंद किया तो उसका अगला एक्शन किसी के लिए भी अविश्वसनीय था। उसने अपनी टोपी, हैट उतारी और चमकदार काले लंबे बाल, ग्लॉसी ब्लैक लॉन्ग हेयर तुरंत नीचे गिर गए। मास्टर मेरे लिए कितने अच्छे हैं, मुझे और भी कड़ी मेहनत करनी होगी। सब कुछ सेटल करने और कियान वुजान को वापस आराम करने भेजने के बाद वे अकेला रॉकी माउंटेन एरिया में आया, एक साथ जमा हुए विशाल पत्थरों को देखते हुए। वो खुद से बड़बड़ाया, मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं ऐसे खुद करूँ तो इसका क्या इफेक्ट होगा, शायद मुझे भी ट्राई करना चाहिए। लेकिन अचानक पहाड़ की चोटी से एक क्लिक की आवाज आई। अवे सतर्क हो गया, लगता है यहाँ कोई है। मैं सही था, रॉकी माउंटेन के शिखर पर एक छोटी सी गुफा में एक घायल लड़की, वियर यंग गर्ल का फिगर दिखाई दिया। वो अपने बिखरे हुए शरीर को जकड़े हुए थी और जोर जोर से हाँफ रही थी। क्या हो रहा है? मैं यहाँ चोटों से उबरने, रिकवर करने के लिए छिपी थी और मुझे खोज लिया गया। उसके हाथ से तुरंत काली डेमोनिक एनर्जी निकलने लगी। वो डीमन रेस की सदस्य थी। कुछ ही देर बाद गुफा के आर पार एक धमाका हुआ जो बाहर की ओर जाता था। वो लड़की बाहर रिंग में क्रॉल करने के लिए संघर्ष कर रही थी, एक भयानक लाल रोशनी के साथ चमक रही थी। उसकी हाफने की आवाज विशाल गुफा में गूंज रही थी। मैं यहाँ नहीं मर सकती, मेरे मास्टर अभी भी मेरा इंतजार कर रहे हैं। मुझे बस थोड़ी देर और टिके रहना है, मैं अभी कोलैप्स नहीं हो सकती। लेकिन उसका होश पहले से ही धुंधला हो रहा था और उसने खून की एक बड़ी उल्टी की। बेहोश होने से पहले उसने एक आदमी की आकृति को पास आते देखा। इतना ही नहीं, वो महसूस कर सकती थी कि ये औरा बहुत जाना पहचाना था। क्या ये मेरे मास्टर हैं? अवे ने लड़की को गुफा से बाहर निकलने के लिए संघर्ष करते और फिर गिरते हुए देखा। वो घबराहट में दौड़कर वहां पहुंचा। क्या तुम ठीक हो? लेकिन जैसे ही लड़की उसके पास पहुंची वो बेहोश हो गई और इत्तेफाक से वो अवे के ऊपर ही गिर गई। ये बॉडी कुछ ज्यादा ही आई कैचिंग है। ओह, मुझे ये अजीब चीजें क्यों मिलती रहती हैं? अवे उस लड़की को उसके घावों का इलाज करने के लिए वापस ले आया। उसे नहीं पता था कि चोटें कितनी गंभीर थीं, लेकिन खून से लाल हो चुके पानी के बर्तन को देखकर वो केवल आह भर सकता था। उन घावों पर पट्टी बांधने में काफी समय बिताने के बाद अवे रिलैक्स होने के लिए कुर्सी पर बैठ गया। फिर पास रखा पानी का कप उठाया और कई घूंट पी गया। पूरी रात काम करने के बाद आखिरकार मैंने इसे कर लिया। किस्मत से मैंने पहले घावों के इलाज के लिए कई फर्स्ट एड वीडियोस देखे थे, तो अब थोड़ा सा करना मतलब अच्छे कर्म जमा करना माना जाएगा। वहां लेटी हुई बेहोश लड़की को देखते हुए जो नींद में लगातार मास्टर पुकार रही थी, अवे को थोड़ी उत्सुकता महसूस हुई। ये लड़की इतनी घायल है, फिर भी वो अपने मास्टर के बारे में सोच रही है। जैसे ही वो आगे ऑब्जर्व करने वाला था, दरवाजे पर बाहर से एक अर्जेंट नॉक हुई। सर, क्या आप जाग रहे हैं? दरवाजा खोलकर उसने कियान वुजान द्वारा भेजी गई नौकरानी को देखा और ब्लैंकली पूछा, क्या बात है? नौकरानी ने धीरे से मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि विला के बाहर एक इम्पोर्टेंट पर्सन उससे मिलना चाहता है। अवे एक पल के लिए हक्का बक्का रह गया। कौन इम्पोर्टेंट पर्सन? क्या मैंने आज किसी के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स किया था? लेकिन वो फिर भी नौकरानी के पीछे इंतजार कर रहे व्यक्ति के पास गया और दूर से एक जाने पहचाने फिगर को देखा। शियाई अपनी चमकदार लाल कांस्टेबल यूनिफॉर्म पहने खुशी से अपना हाथ ऊपर उठाकर वेव कर रही थी। नौकरानी तेजी से पीछे हट गई। अवे ने अपने मन में एक हल्की सी ओ डियर जैसी आह भरी और सावधानी से पूछा, मिस शाह, आप यहाँ फिर से? शियाई ने अपनी स्लीव से एक छोटा सा सिल्क पाउच निकाला जिसमें लगता था कुछ रखा हुआ है। उसने धीरे से मुस्कुराते हुए उसे अवे को दिया और कहा, शॉपकीपर, मेरे फादर ने ये आपको देने के लिए कहा है। उसने पाउच तो ले लिया, लेकिन उसका दिमाग सवालों से भरा हुआ था। ये क्या है? क्या मैं ऐसे सीधे ओपन कर सकता हूँ? शियाई ने पाउच थमा दिया था, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, इसे ओपन मत, उस क्यूरियस आदमी ने पहले ही बैग का मुंह खोल दिया था। बूम! एक जोरदार धमाका हुआ जिसने पूरे विला को हिलाकर रख दिया। वो मेड सर्वेंट जो अभी कुछ देर पहले ही वहां से गई थी, बुरी तरह चौंक गई। पता नहीं हमारे मास्टर फिर से किसके साथ लड़ रहे हैं। वहां इतना भयानक एक्सप्लोजन क्यों हुआ होगा? अवे और शियाई किताबों के ढेर में दफन हो गए थे। वो स्क्रिप्चर्स के पहाड़ से बाहर निकलने के लिए स्ट्रगल कर रहा था, अपनी लापरवाही को कोसते हुए। पता चला
बोला कि ये असल में एक स्पेशल बैग था। आखिरकार वो दोनों बेवकूफ लोग वहाँ बैठकर एक एक करते स्क्रिप्चर्स उठाने लगे और उन्हें वापस बैग में भरने लगे। ये क्या है? उसने हाथ में पीले पड़ चुके बैम्बू स्क्रिप्चर्स का स्क्रोल पकड़कर क्यूरियोसिटी से पूछा। शियाई ने भी सर उठाकर देखा और खुद से बड़बड़ाते हुए याद करने की कोशिश की कि ये क्या था। उसे उस वक्त अपने ओल्ड फादर के एक्सप्रेशंस याद आ गए। उनकी आंखें जैसे चमक उठी थी और अवे से वो शानदार कल्टीवेशन टेक्निक मिलने पर वो कितने खुश थे। वो वैसे तो बहुत कंजूस इंसान थे, लेकिन उस दिन उन्होंने अपने सर्वेंट्स को वेयरहाउस खोलने का ऑर्डर दिया और तुरंत उस मास्टर का एहसान चुकाना चाहते थे। शियाई ने एक्सप्लेन किया, मेरे फादर ने हर तरह के एलिक्सर्स, सीक्रेट मैनुअल्स और वेपन्स कलेक्ट किए हैं और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उनकी लाइफ की सारी कलेक्शन ले आऊं ताकि आप उनमें से चूज कर सके। फिर जैसे उसे कुछ याद आया हो, उसने अपने सीने से एक पेंटिंग निकाली, उसे अवे के चेहरे के पास लाई और एक्साइटेड टोन में बोली, ओह सही याद आया, मैं तो भूल ही गई थी, ये पेंटिंग भी है। फादर का कहना है आपका फर्स्ट इन यूहंग टाउन का सबसे बड़ा इन है जहां बहुत से लोग आते जाते हैं। ये लोग डिमोनिक कल्ट के भगोड़े हैं। अगर आपको कोई भी सस्पिशियस दिखे या पेंटिंग वाले इंसान जैसा लगे तो प्लीज तुरंत आयरन क्लैड सेक्ट को इन्फॉर्म करें, इसके लिए रिवॉर्ड भी मिलेगा। अवे ने बिना किसी एक्सप्रेशन के पेंटिंग ली और उस पर एक नजर डाली। उसने सोचा, इनके पास इतनी अच्छी चीजें भी हैं, ये तो मुझे लिस्ट देने जैसा है। फिर उसने पेंटिंग वाले इंसान को देखा और कंपेयर किया। पेंटिंग में दिखने वाली इस इंसान की खूबसूरती पर मत जाना, ये डीमन लॉर्ड ज़्वाई द्वारा पाली गई एक किलिंग मशीन है। इसने एक बार उन 3 छोटे सेक्ट्स को रातों रात खत्म कर दिया था जिन्होंने डीमन लॉर्ड ज़्वाई का विरोध किया था। अब सुनने में आया है कि वो यूहांग टाउन की तरफ आ रही है। हम इस बात को लेकर काफी वरीड हैं। अवे ने पेंटिंग वाली लड़की को देखा और उसे पहचान लिया। ये वही थी जिसे उसने कल रात बचाया था। उसकी आंखें फटी रह गई। उसे इतने बड़े कोइंसिडेंस की उम्मीद नहीं थी। क्या ये वही लड़की नहीं है जिसने मेरा हाल खराब किया था? शियाई ने उसका अजीब एक्सप्रेशन देखा और उलझन में पूछा, क्या हुआ? वो इतनी भी स्कैरी नहीं है ना? उसे लगा कि अवे शायद डिमोनिक कल्ट के रेमनेंट्स की क्रूरता, ब्रुटैलिटी की बातें सुनकर डर गया है। लेकिन अचानक एक अजीब सी महक उसकी नाक से टकराई। शियाई ने सूंघा, अवे के और करीब झुकी, एक गहरी सांस ली और फिर पूछा, वेट, तुम्हारे पास से खून, ब्लड की स्मेल क्यों आ रही है? क्या तुम इंजर्ड हो या तुम्हारे आसपास कोई इंजर्ड है? इस अचानक सवाल से चौंककर अवे थोड़ा घबरा गया और अनजाने में ही कुछ कदम पीछे हट गया। वो बुड़बुड़ाया, क्या इस औरत की नाक कुत्ते जैसी है? इतनी हल्की सी स्मेल भी इसने पहचान ली। शियाई ने तुरंत उसके बेडरूम की तरफ देखा। अवे ने घबराहट में दरवाजा ब्लॉक कर दिया, चिल्लाते हुए, ये मेरा बेडरूम है, तुम अंदर नहीं जा सकती। शियाई ने फ्राउन किया, उसकी आंखें सख्त थीं। तुम जितना घबराओगे मैं उतनी ही क्यूरियस होंगी। उसने अवे को साइड में धक्का दिया और तेजी से अंदर चली गई। जाहिर है कमरा खून की स्मेल से भरा हुआ था। अवे बुरी तरह डर गया था, हॉरर में चिल्लाया, ओह नो, इस बार तो पक्का कुछ गड़बड़ हो गई। लेकिन जब शियाई बेड के पास पहुंची तो उसे वहां सिर्फ अवे के फटे हुए कपड़े दिखे। उसने फ्राउन किया, मन ही मन शिकायत करते हुए, बेड पर ब्लड की स्मेल बहुत स्ट्रांग है, क्या तुम सीरियसली इंजर्ड थे? अवे ने जब देखा कि वो औरत गायब है तो वो भी हैरान रह गया। हालांकि वो एक मुसीबत से बच गया था। वो लड़की कहाँ गई? क्या वो शोर सुनकर पहले ही भाग गई? लेकिन फिर भी वो मुड़ा और शियाई से मुस्कुराते हुए बोला, मैं खुद इंजर्ड नहीं था, मुझे बस बैक माउंटेन में एक बुरी तरह घायल बिल्ली किटन मिली थी और वो बहुत बेचारी लग रही थी, इसलिए मैं उसे बैंडेज करने के लिए ले आया। किसे पता था कि दवाई लगाने के बाद मैं झपकी लेकर उठा तो वो गायब थी। अवे ने खुद भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो अपने पुराने सबऑर्डिनेट को पिक कर लेगा। उसने सच में सही वाला पिक किया था, लेकिन उन्हें जरा भी आइडिया नहीं था कि वो लड़की बेड के ऊपर छिपी हुई थी, दर्द में सिकुड़ी हुई। शियाई ने उसका एक्सप्लेनेशन सुना और उसे और भी ज्यादा शक हुआ। एक बिल्ली, टाउन में शायद ही कोई बिल्ली पालता है। हो सकता है वो वांगू पवेलियन की वजह से अट्रैक्ट हुई हो। अफसोस कि वो फिर से भाग गई। वांगू पवेलियन का फेवर बहुत कीमती होता है। सच में शर्म की बात है कि तुमने उसे खो दिया। ये अनजान नाम सुनकर अवे ने क्यूरियोसिटी से पूछा, वांगू पवेलियन? शियाई ने उसका कंफ्यूज्ड चेहरा देखा, जैसे वो कुछ नहीं जानता हो, और बिना किसी झिझक के ब्रीफ में समझाने लगी, स्वॉर्ड फाइटिंग असेंबली पास आ रही है और सुना है कि इस बार वांगू पवेलियन भी पार्टिसिपेट कर रहा है। वो बिल्लियों के बहुत शौकीन है और वांगू
पवेलियन में कैट्स को सेक्रेड बीस्ट्स माना जाता है। ओह, और इस बार कंपटीशन के लिए यूहांग टाउन को वेन्यू चुना गया है, तो शायद यहाँ काफी रौनक और भीड़ होगी। याद रखना, अगर कोई सस्पिशियस इंडिविजुअल दिखे तो मेरी हेल्प करना। यहाँ अभी काफी केओस है और हो सकता है कि एक दो ढीठ लोग छुप के घुस आए हों। अवे उसकी बातें सुन रहा था, उसका दिल गुस्से से जल रहा था, उसकी मुट्ठियां भींची हुई थीं और नसें फूल गई थीं। साला वो गू पॉइजन, क्या वो वांगू पवेलियन वालों ने ही मुझे नहीं दिया था? ओह, पता चला कि ये बंदा फिर से ओवरथिंकिंग कर रहा था। उसे लगा कि वो गू पॉइजन का शिकार है, इसलिए वो अपनी पावर्स यूज नहीं कर पा रहा या कूल एक्ट नहीं कर पा रहा। मिस शाह, क्या अभी भी उस स्वॉर्ड फाइटिंग असेंबली के लिए रजिस्टर किया जा सकता है जिसका आपने जिक्र किया था? अवे में अचानक पूछा। शियाई भी थोड़ी सरप्राइज हुई। आपका क्या मतलब है? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या आप अपने डिसाइपल को रजिस्टर करने का प्लान बना रहे हैं? बात करते करते वो दोनों बाहर निकल आए। अवे ने अपने पीछे दरवाजा बंद किया और जवाब दिया, बिल्कुल सही। छोटा शुआई अभी छोटा है, उसे बाहर ले जाकर दुनिया दिखाना अच्छा रहेगा। ये सुनकर शियाई का चेहरा खिल उठा। वो मन ही मन उसकी तारीफ कर रही थी कि वो कितना अच्छा मास्टर है। अवे ने भी थोड़ा बढ़ चढ़कर बोला, शाओ शुआई बहुत ही टैलेंटेड बच्चा है, उसे सपोर्ट करने के अलावा मैं सच में और कुछ नहीं कर सकता। लेकिन उसके दिमाग में जो चल रहा था वो बिल्कुल अलग था। उसे लगता था कि डीमन लॉर्ड्स वे के जाने के बाद अचानक एक मिस्टीरियस यंग मैन का आना जिसकी ताकत उनके बराबर हो काफी अजीब लगेगा और तुरंत शक पैदा करेगा। हालांकि शाओ शुआई की ताकत भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी, इसलिए वो उसे सबके सामने खड़ा करेगा ताकि सबका ध्यान उस पर रहे, जबकि वो खुद परछाइयों में रहकर काम करेगा। फिर मौका मिलते ही वो वांगू पवेलियन के लोगों से कांटेक्ट करेगा ताकि उस गू पॉइजन का इलाज हो सके। जहां तक उसकी सबॉर्डिनेट वो लड़की का सवाल था, उन दोनों के जाने के बाद वो जल्दी से नीचे कूदी। वो बेड के पास गई, अवे के कपड़े उठाए और उन्हें अपनी नाक के पास लाकर एक जानी पहचानी खुशबू सूंघने लगी। हाँ, ये मास्टर की सेंट है और डेमोनिक कल्ट कमांड टोकन की खुशबू। उसकी आंखों में आंसू भराए जैसे उसे कोई खोया हुआ खजाना मिल गया हो। स्वॉर्ड फाइटिंग असेंबली शुरू होने वाली थी। कौन तलवार उठाएगा? ये मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड का एक ग्रैंड इवेंट था जो 3 बड़े सेक्ट्स मिलकर ऑर्गेनाइज करते थे। जीतने वाले को जेनरस रिवॉर्ड्स मिलने वाले थे, जैसे स्पिरिचुअल एलिक्सर्स, इमॉर्टल आर्टिफैक्ट्स और भी बहुत कुछ। इससे न सिर्फ मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड में नाम बनता, बल्कि 3 बड़े सेक्ट्स के साथ रिश्ते बनाने का मौका भी मिलता, जिससे सफलता की उड़ान भरी जा सकती थी। इसलिए इस ग्रैंड इवेंट में हिस्सा लेना और फर्स्ट प्लेस जीतना मार्शल आर्टिस्ट्स के लिए एक लाइफ लॉन्ग गोल बन चुका था। हर असेंबली हीरो का जमावड़ा होती थी, जहां नए टैलेंट्स उभर कर आते थे। चन वुजान इनमें दौड़ता हुआ आया और चिल्लाया, मास्टर मास्टर, मुझे भी पार्टिसिपेट करना है। उसने अवे की स्लीव दांतों से दबा ली, रोते हुए जिद करने लगा, जिससे अवे को डिस्गस्ट फील हुआ। उसने अपना गला साफ किया, चन वुजान के कंधे पर थपकी दी और प्यार से समझाया, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें ले जाना नहीं चाहता, लेकिन मुझे किसी भरोसेमंद इंसान की जरूरत है जो पीछे से रखवाली करे। अगर तुम यहाँ गार्ड करोगे तो मैं चैन से जा सकूंगा। जब तक मैं और शाओ शुआई बाहर हैं, ये इन तुम्हारे हवाले है। अवे के चेहरे पर एक बेहद सीरियस एक्सप्रेशन था और उसका टोन काफी पर्सुएसिव था। चन वुजान, जो अभी तक रो रहा था और जिद कर रहा था, अब बिल्कुल ओबीडियंट हो गया और हाथ हिलाकर गुड बाय बोला। अपने आंसुओं को रोकते हुए उसने सोचा, मास्टर आप शांति से जाइए, आपका डिसाइपल इनमें आपके लौटने का इंतजार करेगा। जब तक अवे मुड़कर गया नहीं, उसे लगता रहा कि कुछ तो गड़बड़ है। वो दोनों कंपटीशन वेन्यू की तरफ भागे। वहां पहले ही लोगों की भीड़ जमा थी, सब जगह के लिए लड़ रहे थे, बिना किसी तहजीब के धक्का मुक्की कर रहे थे। तुम लोग क्या कर रहे हो? आगे बढ़ो। दिखता नहीं कि अभी भी ऐसे लोग हैं जिन्हें उनके नंबर्स नहीं मिले हैं। लेकिन आगे भीड़ अभी भी घनी थी, हिलना नामुमकिन था। एक नाखुश आदमी ने पूछा, तुम लोग क्या देख रहे हो? ऐसा क्या इंटरेस्टिंग है? उसने फ्राउन किया और आगे निचोड़ कर घुसा, ये देखने के लिए कि आखिर भीड़ रुकी क्यों है। लेकिन जब वो आगे पहुंचा तो नजारा देखकर वो तुरंत दंग रह गया। एक चमकती हुई सुनहरी रोशनी, डार्जलिंग गोल्डन लाइट ने उन्हें अंधा कर दिया था। अवे और शाओ शुआई के कपड़े और खजाने उन्हें खास तौर पर आई कैचिंग बना रहे थे। 8 ट्रेजर्स रुई स्वॉर्ड आर्मर से लेकर ट्रेजर सील बुद्धा बीड्स, रुई मून व्हील, फायर एलिमेंटल थैलियम और क्लाउड पगोडा विंड आर्मर शूज तक सब के सब रेयर ट्रेजर्स थे, और ये सब इस मास्टर और डिसाइपल ने पहन रखे थे। शाओ शुआई ने अपने गले में एक भारी लॉक और हार्ट लॉक पहन रखा था। उसने डरते हुए अपने मास्टर से कहा, मास्टर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सब लोग हमें ही घूर रहे हैं। अवे ने अजीब तरीके से अपना आर्मर ढीला किया। नीचे खड़े लोगों की नजरें देखकर वो उस फीलिंग को समझ गया। क्या ये किसी गेम के नूब जैसा नहीं है जो स्टार्टर विलेज में गॉड टियर इक्विपमेंट पहन कर आ गया
गया हो और वेटरन प्लेयर्स उसकी पूजा कर रहे हों। हालांकि उसे बहुत गर्व था, लेकिन ये चीजें बहुत भारी थीं, तो उन्हें पहले उतार देना ज्यादा कंफर्टेबल होता। फिर उसने चारों तरफ देखा। वैसे जब से मैं यहाँ आया हूँ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये कॉम्पिटिशन्स भरोसेमंद नहीं है। उस बूढ़े, कमजोर और बीमार लोगों के ग्रुप को देखो, वो आखिर लड़ किस लिए रहे हैं। लेकिन अचानक पीछे से एक मजेस्टिक हंसी सुनाई दी। लगता था वो उन्हीं को टारगेट कर रहे हैं। लिटिल ब्रदर, क्या तुम पहली बार ऐसे कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो? प्रिलिमिनरीज के दौरान तुम्हें इन चीजों को साथ लाने की जरूरत नहीं है। क्यों ना तुम इन्हें हमें दे दो और हमारे भाई लोग इन्हें सेफ रखने में तुम्हारी मदद करेंगे। भेद पुराने कपड़ों में खूंखार दिखने वाले गुंडों का एक ग्रुप उनके इर्द गिर्द जमा हो गया। हाथ कमर पर रखे हुए अपनी ताकत दिखा रहे थे। साफ था कि उनका इरादा नेक नहीं था। ये लोग शायद पंगा लेना चाहते हैं, मेरे खजाने छीनने के लिए। अवे ने इन लोगों को जरा भी भाव नहीं दिया। उसने तुरंत एक लापरवाह एक्सप्रेशन बनाया, सारे खजाने अपने स्पेशल बैग में डाले और रूखेपन से जवाब दिया, ये मेरे डिसाइपल के दिए हुए गिफ्ट्स हैं, तो बेहतर होगा कि मैं इन्हें अपने पास ही रखूं। दूसरों को तकलीफ क्यों देना। जानबूझन का छोटा सा सर बाहर निकला, जिसने अवे को और भी तसल्ली दी। ये डिसाइपल उसकी कैश काउ था। लीडर ने जब देखा कि अवे ना सिर्फ पीछे नहीं हटा, बल्कि उसने उसे नजरअंदाज भी कर दिया, तो उसका चेहरा काला पड़ गया। उसने दांत पीसे और फुंकारा, क्या तुम मुझ संगबाओ को कोई इज्जत नहीं दे रहे? अवे ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसका ध्यान दूसरी तरफ हो रहे शोर शराबे ने खींच लिया। वहाँ लाल कपड़ों में खूबसूरत औरत नंबर प्लेट्स बांट रही थी। पार्टिसिपेंट्स उसकी खूबसूरती में खोए हुए थे। उनकी नजरें उसके वुलप्चुअस फिगर पर टिकी थीं। वो अपनी नंबर प्लेट्स लेने की भी परवाह नहीं कर रहे थे। लगता है कंपटीशन शुरू होने वाला है। वो तुरंत मुड़ा और दौड़कर वहां गया। जाते जाते उस चिढ़े हुए ग्रुप को बड़े जोश से ग्रीट किया। मैं आगे चलता हूँ, अगली बार बात करेंगे। संगबाओ, वो लीडर, हैरान रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके साथ इतनी बेरुखी की जाएगी। अवे जानता था कि वो आदमी बस एक माइनर कैरेक्टर था, शायद एक एपिसोड से ज्यादा नहीं टिकेगा, इसलिए वो उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था। कंपटीशन अभी भी बहुत जरूरी था। वो नंबर प्लेट्स बांटने वाली के पास भागा और खुशी खुशी उसके हाथ से आखिरी प्लेट ले ली। प्लेट बांटने वाली ने भी उस घनी भीड़ को अनाउंस करना शुरू किया, ठीक है, सबको मिल गई ना? ये इस बार का टेस्ट है। टेस्ट की ड्यूरेशन 12 घंटे है। आधे घंटे में कंपटीशन ऑफिशियली शुरू हो जाएगा। अवे और जाओ शुआई ने जल्दी से उस सो कॉल्ड टेस्ट को खोला और पढ़ा। पता नहीं कब एक यंग मंक उनके बगल में आ गया। जब वो टेक्स्ट पढ़ने में डूबे हुए थे, टेस्ट बांटने वाला उन्हें गुड लक विश करके जल्दी से गायब हो चुका था। अवे को एक बुरा एहसास हुआ और वो चिल्लाया, रुको, तो क्या ये कंपटीशन मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट नहीं है? हमें हर्ब्स क्यों इकट्ठा करने हैं? क्या ये लोगों को काम पर रखने का एक डिस्गाइज्ड तरीका नहीं है? उसने स्क्रोल का कंटेंट पढ़ा, उसका दिल भारी हो गया। बार बार आहें भरते हुए बोला, इस तरह की हर्ब तो मैं पिक्चर देखकर भी नहीं ढूंढ सकता, तो लगता है मुझे अपने हिसाब से ही कुछ करना पड़ेगा। उन्होंने हर्ब्स ढूंढने के लिए जंगल में मूव करना शुरू किया और हैरानी की बात है, एक दिन जल्दी ही बीत गया। रात के वक्त जंगल में बहुत खतरा था। अवे ने एक छोटी सी आग जलाई और अपने छोटे डिसाइपल को पहले सोने के लिए कहा। शांत माहौल में जलती हुई लकड़ियों की चटापटाहट, क्रैकलिंग ने उसे थोड़ी शांति दी। जाओ शुआई अभी छोटा और कमजोर था, नरम घास पर लेटते ही सो गया। इस बच्चे को इतना वेल बिहेव्ड देखकर अवे भी पास ही लेट गया और आराम करने के लिए आंखें बंद कर लीं। अचानक जाओ शुआई के पीछे घास से सरसराहट की आवाज आई, जैसे वहाँ कोई हो। एक स्टॉकर ने उत्सुकता से पत्तों को हटाकर ऑब्जर्व किया, अपना चेहरा दिखाया। पता चला कि ये वही संगबाओ का ग्रुप था। वो इन दोनों का पीछा कर रहे थे। बॉस, हम काफी देर से इनका पीछा कर रहे हैं, क्या हम इन्हें सीधे खत्म कर दें? लगता नहीं इन्हें मार्शल आर्ट्स आती है, शायद बस मजे लेने आए हैं, गोटी वाले आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। और उसके बगल में स्लिक बैक हेयर वाले आदमी ने खुशी से जोड़ा, मुझे तो लगता है ये बंदा ज्यादा स्मार्ट नहीं दिखता और इसके साथ एक बच्चा भी है, मैं तो इसे दीवार के आर पार पंच कर सकता हूँ। पीछे से संगबाओ जोर से हंसा। वो सिर्फ इन दोनों पर ही नजर नहीं रख रहा था, वो अपने सबॉर्डिनेट्स की बातों से सहमत था। जो चीजें वो बंदा कैरी कर रहा है वो उस बाउंटी से कहीं ज्यादा कीमती हैं जो हमें मिली हैं। प्लस उसके पास एक बैग है, शर्त लगा लो उसके अंदर और भी कीमती चीजें होंगी। फिर उसने एक शैतानी मुस्कान दी, हमला करने का प्लान बनाते हुए। डिस्कस करने के बाद एक तेज धार दहाड़ गूंजी, इसे मार डालो। 4 डाकू उन बड़ी झाड़ियों से बाहर निकले, उन दोनों पर झपटे जो आराम से आग के पास हाथ ताप रहे थे। लेकिन इससे पहले कि वो दूसरा कदम उठा पाते, पता नहीं कहां से अनगिनत जाल उड़ते हुए आए और उन्होंने उन चारों डाकुओं को बड़े बड़े कुकून्स की तरह बांध दिया। उन्हें हटने का मौका ही नहीं मिला और वो सब पकड़े गए, कंफ्यूज्ड और चिल्लाते हुए। संगबाओ जो लीडर था सबसे तेज चिल्लाया, लगातार गालियां देते हुए, लानत है, मुझ पर एम्बुश करने की हिम्मत किसने की? अवे आराम से उठा, अपना फिशिंग नेट समेटा
उसके चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी। देखा देखा, मैंने कहा था ना, ये बेवकूफ माइनर कैरेक्टर्स एक एपिसोड से ज्यादा नहीं टिकेंगे। उसने उन तड़पते हुए कुकून्स को देखकर आह भरी, फिर अपनी कलाई पर बंधी चीज को हिलाया। ये स्कारलेट क्लाउड रोप थी जो उसके डिसाइपल शान बुजन ने तैयार की थी, जिसकी कीमत 25,688 टेल्स ऑफ सिल्वर थी। तो स्पाइडरमैन बनने का असली मजा ये है। अवे ने एक पोज दिया, हाथ आगे बढ़ाया जैसे जाला फेंक रहा हो। उसका मुंह एक चौड़ी मुस्कान में फैल गया, हाथ कमर पर। उसने उल्टे लटके हुए लीडर को देखा, हंसी से हिलते हुए। हे, तुमने सचमुच नहीं सोचा था ना कि मैं बेवकूफ हूँ? टाउन में शुरुआत से ही मैं जानबूझकर अपनी दौलत दिखा रहा था, एक नॉविस होने का नाटक कर रहा था ताकि तुम लोगों को लालच दे सकूं। और वो लड़की जो बिना वजह मुझसे बात करने भाग कर आई थी, वो भी तुम्हारी ही आदमी है ना? लेकिन उसने संग बाओ के चेहरे के पास लात मारी, जिससे संग बाओ डर के मारे रोने लगा। उसका पूरा शरीर कसकर बंधा हुआ था, कांप रहा था, अपने अंदर के डर को छुपा नहीं पा रहा था। कोई हैरानी नहीं कि इतिहास, हिस्ट्री में विलेंस और इविल सेक्ट्स दूसरों से इस तरह बात करना पसंद करते हैं। ये फीलिंग सच में अमेजिंग है। ठीक है, बातें बहुत हो गई, मुद्दे पर आते हैं। अवे का टोन ठंडा हो गया। सच कहूँ तो मैं अभी भी तुम्हारी इस दुनिया का आदी नहीं हुआ हूँ। हालांकि मैं मुसीबत खड़ी नहीं करना चाहता, मुझे अभी के लिए कोई बेहतर सोल्यूशन नहीं मिल रहा। अगर बात ऐसी है तो मुझे तुम भले लोगों, गुड पीपल से मदद लेनी ही पड़ेगी। रात के वक्त अवे का चेहरा और मुस्कान किसी ग्रिम रीपर जैसी लग रही थी, जो आग की थड़थड़ाती रोशनी में लाल हो गई थी, जिससे वो और भी डरावना लग रहा था। जमीन पर बंधे डाकू उसके ठंडे चेहरे को देखकर बुरी तरह डर गए थे। सीन शिफ्ट होता है। शियाई किसी से बात कर रही थी, उसका टोन थोड़ा नरम था। अनएक्सपेक्टेडली ये इस कंपटीशन की सुपरवाइजर थी। वो इंसान जरूर बड़े रुतबे वाली होगी जिसने मुंह फट शियाई को भी थोड़ा रिजर्व्ड बना दिया था। हालांकि आवाज थोड़ी बचकानी, कुरकुरी और सुहानी थी। खैर, एम्परर के दिमाग में क्या चल रहा है कोई नहीं बता सकता। इतनी बड़ी बात और तुम्हारे फादर ने मुझे बताया तक नहीं। अपने फादर का जिक्र आते ही शियाई के चेहरे पर नाराजगी आ गई। वो इन चीजों की परवाह नहीं करते। वो आजकल कल्टीवेशन में बिजी हैं। वो घर से ज्यादा बाहर भी नहीं निकले हैं। उसने अपने गाल फुला लिए। इरिटेट होकर सोचा कि उसके फादर कितने अनसीरियस हैं। कल्टीवेशन टेक्निक्स? उस इंसान ने एक पल के लिए सोचा, फिर हैरानी में बोल पड़ी, अंकल शाह तो इतने सालों से मार्शल सेंट रेल्म की कल्टीवेशन कर रहे हैं। 9 बैंड हार्ट प्रोटेक्शन अरे तो अब तक परफेक्ट हो जाना चाहिए था, है ना? ये दिखने में यंग वुमन मेंग चियानु थी, वांगू पवेलियन की सेंटेस। सामने बैठी शियाई बहुत यंग और अल्योरिंग लग रही थी, लेकिन सीनियोरिटी के मामले में मेंग चियानु वाकई उससे कुछ साल बड़ी थी। उसने अपना टीका उठाया, धीरे से घुमाया, उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। एक बार इस रेल्म में पहुंचने के बाद ब्रेक थ्रू करना मुश्किल होता है। बहुत से लोगों की जिंदगी भर की अचीवमेंट्स यहीं रुक जाती हैं। मुझे उन्हें समझाने की कोशिश करनी चाहिए। शियाई ने उसकी सलाह सुनी, सोच में अपनी थोड़ी सहलाते हुए, लेकिन उसने मेंग चियानु को प्योर यकीन के साथ कहा, मेरे फादर को कौन समझा सकता है? मैं नहीं कर सकती तो मैं परेशान नहीं होंगी। छोड़ो इस बात को, मैं तुम्हें बताती हूँ। मैं हाल ही में एक रिक्लूसिव मास्टर से मिली। जैसे ही शियाई की बात खत्म हुई, मेंग चियानु शॉक हो गई। वो अचानक अपनी कुर्सी से खड़ी हो गई और एक खौफनाक एक्सप्रेशन के साथ शियाई से सवाल किया, क्या तुम पहले ही किसी अनजान अननोन ओरिजिन इंसान के प्यार में पड़ गई? उसके रिश्तेदार कौन है? उसका सेक्ट क्या है? क्या तुमने पूछा उसका मास्टर कौन है? उसके पूर्वज कहाँ हैं? क्या तुमने ये सब इन्वेस्टिगेट किया? शियाई, जो अभी तक बिल्कुल ठीक थी, हिल गई। उसे चक्कर आने लगे और डर लगने लगा। वो मेंग चियानु के उस खौफनाक एक्सप्रेशन को देख रही थी। फिर उसने जल्दी से खुद को उस हाथ से छुड़ाया और मुस्कुराते हुए कुछ कदम पीछे हट गई। चिंता मत करो, मेरे फादर ने पहले ही उसकी इन्फॉर्मेशन इन्वेस्टिगेट करने के लिए लोग भेज दिए हैं। वो दोनों बात जारी रखने के लिए फिर से बैठ गए और माहौल तुरंत सीरियस हो गया। शियाई ने उस इंसान का बैकग्राउंड बताया। उसका चेहरा गर्व से भर गया। वो इंसान छोटे जानवरों के प्रति बहुत दयालु है, बहुत जनरस है और इतनी कम उम्र में एक अनाथ को अडॉप्ट करने के लिए तैयार है। वो डेफिनेटली एक अच्छा इंसान है, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसका हीरो इस वक्त एक बहुत ही कॉमिकल सिचुएशन में फंसा हुआ था। वो शिकारी अब शिकार बन चुके थे, कांपते हुए और घुटनों के बल उस आदमी के सामने बैठे।
रिस्पेक्टफुली एक अजीब सी चीज ऑफर कर रहे थे। अवे पहले उस काली ऑब्सक्योर चीज को लेने में हिचकिचाया, लेकिन संग बाओ का सिंसियर एक्सप्रेशन देखकर आखिरकार उसने उसे एग्जामिन करने के लिए उठा लिया। उसे पकड़ते हुए उसे वो काली पेड़ की जड़ बदसूरत लगी। क्या ये वही रेयर ब्लैक जोंगजिन सिंह है? ये ड्राइंग में दिखाए गए से इतना अलग क्यों है? उसने यहाँ तक सोचा कि ये उस चीज जैसा लग रहा है जिसे उसकी ग्रैंडमदर दूसरी दुनिया में अक्सर सूप बनाने के लिए यूज करती थी। उसके चेहरे पर तुरंत एक डिस्गस्टेड एक्सप्रेशन आ गया। संग बाओ ये सुनकर हक्का बक्का रह गया कि ये अजीब आदमी बड़बड़ा रहा है कि ये चीज सूप बनाने के लिए है। अवे इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि ये इंसान कितना अमीर होगा जो ब्लैक जोंगजिन सिंह के साथ सूप बनाता है। सच में ये कैपिटलिस्ट की दुनिया है, मुझे भी समझ नहीं आता। उस आदमी को फूट फूट कर रोते देख अवे ने आखिरकार उसे जानबूझकर टीज करना बंद कर दिया। उसने अपनी आवाज नीची की और कहा, ठीक है, अगर सब कुछ सेटल हो गया है तो तुम और तुम्हारे छोटे भाई जा सकते हैं। उसके शब्दों ने संग बाओ को अपने कानों पर विश्वास नहीं करने दिया। वो हैरानी में बोल पड़ा, आप हमें बस ऐसे ही जाने दे रहे हैं? संग बाओ अभी भी वहीं घुटनों पर बैठा था। अवे के पास उनके साथ खेलते रहने का टाइम नहीं था। उसने अपने हाथ कमर पर रखे, जाने के लिए तैयार, लेकिन फिर भी सावधानी से जवाब दिया, वरना तुम्हारी हैसियत क्या है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस लायक हो कि मैं खुद तुम पर एक्शन लूं? उसे लगा कि इन स्मॉल फ्राइज को मारने का मतलब होगा कि फिर लाशों को ठिकाने लगाना पड़ेगा, जो कि मेहनत की बर्बादी थी। ये सोचते हुए वो हल्का सा मुस्कुराया और फिर एक रिमाइंडर ऐड किया, फेलो एंटागनिस्ट्स होने के नाते मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ सावधानी के शब्द हैं। इसे एक वार्निंग समझो। मैंने अपनी वीडियोस में तुम्हारे जैसे बहुत से कैनन फॉडर देखे हैं। वो एक बार आते हैं, अपना मिशन पूरा करते हैं और फिर बिना किसी ढंग के रोल के कहानी से बाहर कर दिए जाते हैं। हालांकि तुम सब मार्शल आर्ट्स पर नाज करते हो, लेकिन एक स्मार्ट दिमाग भी जरूरी है। सिर्फ हिम्मत और स्ट्रैटेजी से ही तुम कुछ बड़ा हासिल कर सकते हो। ये सुनने के बाद संग बाओ का पूरा शरीर अकड़ गया। उसे बिल्कुल समझ नहीं आया कि अवे क्या कह रहा था। काम होने के बाद फेंक दिए जाने का क्या मतलब है? बात का क्या मतलब है? इस घमंडी यंग मैन का क्या मतलब है? क्या वो हमें मारना चाहता है और फिर हमारी बॉडीज को फेंक देना चाहता है? वो जल्दी से खड़ा हुआ, अपने 3 अभी भी हैरान और बेवकूफ सबॉर्डिनेट्स को उठाया और भागते हुए लगातार चिल्लाने लगा, माफ कर दीजिए, हम आपको अफेंड करना अफोर्ड नहीं कर सकते, गुड बाय। अवे उसके एक्सट्रीम रिएक्शन से थोड़ा कंफ्यूज था। क्या वो समझ गया कि मेरा क्या मतलब था? अगले दिन अवे शाम को जागा। वो पूरी रात उन सिंपल माइंडेड लोगों को सजा देने के बाद पूरी तरह थका हुआ था। जब वो आधी नींद में था, एक साफ बचकानी आवाज उसके कान में गूंजी, मास्टर क्या आप जाग गए? उसने एक बड़ी जम्हाई ली, फिर एनर्जेटिक शाओ शुआई की तरफ मुड़ा और पूछा, क्या टाइम हुआ है? छोटे डिसाइपल ने खुशी से जवाब दिया, मास्टर क्या टाइम है? अरे शाम के 5 से 7 बज रहे हैं। यू आर। पता चला कि अवे पूरा दिन सोता रहा और अब आसमान धीरे धीरे अंधेरा हो रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी गहरी नींद सो जाए। शाओ शुआई को एक फल फ्रूट देते हुए देखकर उसने उसे लिया और पूछा कि ये कहाँ से आया? यहाँ शुगर एप्पल्स भी कैसे हैं? शाओ शुआई ने खुशी से अपने पीछे झाड़ियों की तरफ इशारा किया। वहाँ अभी भी खाने वाली चीजों का ढेर लगा था। आवे ने उस दिशा में देखा और वाकई वहाँ खाने का एक छोटा सा ढेर देखा। शाओ शुआई ने मासूमियत से कहा कि उसने ये चीजें वहाँ से उठाई हैं। आवे थोड़ा शक्की था, सोच रहा था कि ये इतने कोइंसिडेंटली कैसे दिख गए। बहुत सारे हैं, इन्हें पहले रख लो, हम जाते वक्त इन्हें साथ ले लेंगे, आवे ने कैजुअली इंस्ट्रक्ट किया। शाओ शुआई भी बहुत ओबीडियंट था। उसने खुशी से सर हिलाया, फिर उत्साह से पैक करने लगा। बस वो ये नहीं जानते थे कि पास के एक पेड़ पर एक जाना पहचाना फिगर दिखाई दिया। वो औरत उस जाते हुए फिगर को एक किटन की तरह देख रही थी। उसके गाल लाल हो गए और होठों के कोने पर मुस्कान और चौड़ी हो गई। सीन सिलेक्शन असेंबली पर शिफ्ट होता है, जहां माहौल बहुत लाइवली था। जब आवे पहुंचा तो उसने एक एल्डर की परफॉर्मेंस देखी। मेंग खिएनु हॉल के बीच में बैठी थी, जोर से डिस्क्वालिफाइड चिल्ला रही थी और रिमाइंड कर रही थी, इतने लो क्वालिटी आइटम्स, बेहतर होगा कि जल्दी से एक वाइड स्प्रेड नोटिस जारी करो इन्हें अक्वायर करने के लिए, वरना अगर बात बाहर गई तो बहुत शर्मिंदगी होगी। उसे गुस्से में देखकर उसके बगल में खड़ी मेड ने अपनी मिस्ट्रेस की तरफ देखकर धीरे से मुस्कुराया और कहा, सेंटेस आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। इस साल के डॉग डेज पिछले सालों से अलग है। कई जगहों पर नेचुरल डिजास्टर्स आ सकते हैं और वो बेईमान अनस्क्रूपुलस मर्चेंट्स इस मौके का फायदा उठाकर ब्लैक जोंगजिन सिंह के दाम बढ़ा देंगे। इंपीरियल कोर्ट वो प्राइस अफोर्ड नहीं कर सकती। मेंग खिएनु को लगा जैसे उसे याद दिलाया जा रहा है। उसकी भौहें हल्की सी सिकुड़ गईं। उसकी टोन में नाराजगी की एक झलक थी। हे, क्या वो इसे बस फ्री में पाने की कोशिश नहीं कर रहे और उन्हें ऐसा राइचस एक्ट करना पड़ता है? ये सच में डिस्गस्टिंग है। अगर उन्होंने इस मामले को फिर से हमारे वांगू पवेलियन पर धकेलने की हिम्मत की
तो वो सच में ढीठ है और मेरी जहरीली शराब से नहीं डरते। सेंटिस को अपने शब्दों पर कंट्रोल खोते हुए देखकर, यहाँ तक कि गुस्से में हाथ बांधे हांफते हुए देखकर, उसके बगल में खड़ी मेट ना तो सरप्राइज हुई और ना ही डरी। उसे इसकी आदत पड़ चुकी थी। सेंटिस तभी रुकती थी जब वो डांट डांट कर थक जाती थी। आवे पास खड़ा था, उसका सर दुख रहा था। वो लगातार उनके रुकने का इंतजार कर रहा था। आखिरकार उस अजीब खामोशी को तोड़ने के लिए उसे ही पहले बोलना पड़ा। एक्सक्यूज मी, क्या यही वो जगह है जहां मुझे इसे सबमिट करना है? मैंग कियानू ने अपने हाथ बांधे इंतजार कर रही थी कि अगला इंसान क्या लाएगा। उसने देखा कि यंग आवे फ्राउन कर रहा है और एक स्पेशल बैग पकड़े हुए शिकायत कर रहा है। जो पिक्चर्स आपने ड्रॉ की हैं वो बहुत एब्स्ट्रैक्ट है। मुझे ये भी नहीं पता कि ये वही चीज है या नहीं। ये देखकर कि आवे उन लालची और बेवकूफ मर्चेंट से अलग नहीं है, उसने बेमान से अपना हाथ आगे किया, आइटम का इंतजार करते हुए। आवे ने थोड़ी देर तक टटोला, लगातार आर्ट स्टाइल के बारे में शिकायत करते हुए। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि मैंग कियानू का चेहरा धीरे धीरे उदास होता जा रहा था। एब्स्ट्रैक्ट का क्या मतलब है? वो मैंने खुद ड्रॉ की थी। लेकिन तभी उसकी आंखें अचानक चमक उठी। आवे से निकलने वाली गोल्डन लाइट को फॉलो करते हुए उसकी आंखें चमकने लगीं। ये क्या है? आवे ने वो ब्लैक जोंग जिनसेंग निकाला जो पहले फलों के साथ ढेर लगा हुआ था और उसे कैजुअली उनके सामने फेंक दिया। मैंग कियानू और बाकी लोग गौर से घूरने लगे। इतना सारा टॉप ग्रेड ब्लैक जोंग जिनसेंग! ये एक कीमती मेडिसिनल हर्ब थी। पूरा पहाड़ खोदने के बाद भी शायद ही कुछ मिल पाता। उनकी हैरानी देखकर आवे ने अपना सर खुजाया और पलटकर कहा, आपने बताया नहीं कि आपको कितना चाहिए था, तो अब आप चूज कर सकती हैं। मैंग कियानू शौक में उस आदमी को देख रही थी, चिल्लाना चाहती थी, चूज? ये कीमती ब्लैक जोंग जिनसेंग है, तुम इसे इतनी कैजुअली कैसे कह सकते हो? आवे ने देखा कि वो अभी भी उस काले घोड़े की लीड जैसी दिखने वाली चीजों के ढेर को स्टिफली घूर रही है और कोई और रिएक्शन नहीं दे रही, तो उसने धीरे से अपनी थोड़ी सहलाई। क्या हुआ, तुम्हें ये नहीं चाहिए? लेकिन मैंग कियानू पहले ही अपने हाथ में ब्लैक जोंग जिनसेंग का एक टुकड़ा पकड़े हुए थी, एक्साइटेड होकर बोल रही थी। उसका पहले वाला डिस्डेनफुल और शिकायती टोन अब जोश से भर गया था। मुझे ये चाहिए, लेकिन असल में ये लो ग्रेड पीस भी चलेगा। आवे ने उनका इंटरेस्ट देखकर आलसी तरीके से टंग क्लिक की। उसका चेहरा एक्सप्रेशनलेस था जब उसने कहा, तुम ये सारा क्यों नहीं ले लेती? वो अपने कानों पर विश्वास नहीं कर पाई। क्या ये सच है? क्या हम ये सारे कीमती खजाने बस ऐसे ही ले सकते हैं? क्या उसे सच में नहीं पता कि ये चीज कितनी वैल्यूएबल है? आवे ने कुछ नहीं छुपाया। उसने कहा कि उसे ये काले फलों का ढेर मिला था और उसे इन्हें खाना पसंद नहीं था। दोनों औरतें हक्का बक्का रह गईं। उसे ये मिले, क्या वो हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है? खाना पसंद नहीं, क्या इस चीज को कैजुअली खाया भी जा सकता है? लेकिन तभी उसे अचानक कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उसने आवे की तरफ देखा, उसकी आंखें गहरी मीनिंग से भरी थीं। वो इस मिस्टीरियस और अजीब यंग मैन के दिमाग को और गहराई से समझना चाहती थी। इस असेंबली की खबर बहुत पहले ही जानबूझकर लीक की गई थी। सब जानते थे कि वांगू पवेलियन अलग अलग जगहों से ब्लैक जोंग जिनसेंग अक्वायर कर रहा है। ये इंसान भी जरूर यहाँ इस मौके का फायदा उठाकर वांगू पवेलियन से जान पहचान बढ़ाने आया होगा। उसे अपने छोटे अप्रेंटिस के सर को कैजुअली सहलाते हुए बहुत काइंडली मुस्कुराते हुए देखकर उसे यकीन हो गया कि उसका अनुमान सही था। तो ये बात है, मैं समझ गई। ये इंसान जानबूझकर इतना जेनरस बनने का नाटक कर रहा है ताकि ये फेवर हासिल कर सके। मैंग कियानू धीरे से मुस्कुराई और उससे कहा, अगर आपका ये इरादा है तो मैं पोलाइट नहीं रहूंगी। आपकी महान नेकी मेरे लिए बहुत बड़ी मदद है। उसे इतना कॉन्फिडेंट देखकर आवे और भी सरप्राइज हुआ। वांगू पवेलियन इस फेवर को एक्सेप्ट करता है। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, आवे ने अचानक वांगू पवेलियन नाम नोटिस किया। क्या ये वही सेक्ट नहीं था जहां से वो गू पॉइजन आया था जिसने मुझे कल्टीवेशन करने से रोका था? क्या इत्तेफाक है? हालांकि मैंग कियानू को इस बात की परवाह नहीं थी कि ये यंग मैन क्या सोच रहा है। वो मुस्कुराई और ग्रीट करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। मैं मैंग कियानू हूँ, वांगू पवेलियन की सेंटेस। चलिए जान पहचान बढ़ाते हैं, क्योंकि आपने वांगू पवेलियन को अनगिनत ब्लैक जोंग जिनसेंग दिया है। मैं कियानू आवे को कोई भी रिक्वेस्ट करने का अधिकार देती हूँ। बिल्कुल, क्या वो जन को भी इनमें बुलाया गया था? इस बार अपने मास्टर के पीछे पीछे मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड में आते हुए उसका दिल इतना एक्साइटेड था कि वो रोना चाहता था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो एक दिन ऑफिशियल कंपटीशन रोस्टर में होगा और आखिरकार उसे अब इन मैनेज नहीं करना पड़ेगा। मास्टर, ये बहुत अच्छा है। मास्टर और दोनों अप्रेंटिसेस मैंग कियानू के पीछे उनके लॉजिंग की तरफ चल पड़े। रास्ते में हर कोई अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। शियान वुजान ने जब देखा कि उसका मास्टर नहीं देख रहा, तो अचानक झपटा और एक पप्पी की तरह एक्ट करते हुए अवे के कंधे से रगड़ खाते हुए इमोशनली बोला। उसने अपनी भीगी आंखें अवे की तरफ उठाईं और पूरे यकीन से कहा, आज से मास्टर आप मेरे दूसरे माँ बाप हैं। अवे को इस पागल ने अचानक गले लगा लिया था और रगड़ खाते हुए वो चौंक गया, जब तक कि उसने वो थरकी ल्यूड चेहरा
नहीं देखा। फिर वो गुस्से में चिल्लाया, मुझे हग मत करो, अपने हाथ छोड़ो। लेकिन ये बंदा छोड़ने को तैयार नहीं था। सिर्फ यही नहीं, वो और कस कर चिपक गया, प्लास्टर की तरह। अवे का गुस्सा भड़क उठा और उसने धमकी दी, अगर तुमने नहीं छोड़ा तो वापस जाओ और इन देखो। तब जाकर च्यान भूजान ने छोड़ा। वो खुद को खुशी खुशी अपने मास्टर के पीछे जाते हुए, धुन गुनगुनाते हुए, कभी कभी इधर उधर देखते हुए, गुपशुप यानी गॉसिपिंग करते हुए पाया, जिससे अवे बहुत इम्पेशेंट हो गया। क्या ये ऑफिशियल कंपटीशन वेन्यू है? ये कुछ खास नहीं लग रहा। ऐसा सार्काज्म भरा टोन सुनकर मेंग ख्यानु ने पलटकर जवाब देने की जहमत नहीं उठाई। उसने धीरे से हम्प किया, सोचा कि च्यान भूजान कुछ नहीं जानता। यहाँ खाली होने की वजह यह है कि इस एरिया को 3 बड़े सेक्ट्स ने रिजर्व किया हुआ है। मेंग ख्यानु ने चारों तरफ इशारा किया। वाकई उनके अलावा वहाँ कोई और नहीं था। आमतौर पर ये जगह लोगों से भरी होती थी, लेकिन आज ये अजीब तरीके से शांत थी। उसने कुछ नहीं छुपाया। इस कंपटीशन का मकसद बस लोगों को धोखा देना है। सिर्फ मुट्ठी भर लोग ही इस कंपटीशन को पास करेंगे। मेंग ख्यानु ने हल्की हंसी के साथ कहा। उसके शब्दों में काफी इन्यूएंडो था, जो लगता था सीधे च्यान वूजान पर निशाना था। इससे च्यान वूजान, जो अपने मास्टर के पीछे खड़ा था और टारगेट बन रहा था, इतना गुस्सा हुआ कि वो खून थोकना चाहता था। उसने कहा कि अलग अलग फैक्शंस और बड़े सेक्ट्स के लोग पहले ही ऑफिशियल कंपटीशन में भेजे जा चुके हैं। ये जगह एक्सपर्ट से भरी पड़ी थी। जहां तक उन लोगों की बात है जिनमें ज्यादा काबिलियत नहीं है, वो सिर्फ कैनन फॉडर बन सकते हैं। भले ही वो प्रीलिमिनरीज पास कर ले, उन्हें एलिमिनेट कर दिया जाएगा। इतने साफ इशारे वो कैसे नहीं समझ सकता था। अवे पीछे खड़ा उसकी सार्काज्म सुन रहा था और सिर्फ एक सूखी हंसी, ड्राई लाफ दे सका। फिर सहमति में सर हिलाया। समझ गया, इस दुनिया के डार्क साइड का इतनी अचानक सामना करना काफी ऑब्वियस फील हो रहा है। मेंग ख्यानु घूमी, उसका हाथ अपने सीने पर बने पैटर्न को सहला रहा था। उसकी मुस्कान और भी चमकदार थी। तो ये लिस्ट बहुत रेयर है, लेकिन आपने मुझ पर बहुत बड़ा फेवर किया है, इसलिए ये 3 कंपटीशन स्लॉट्स आपके हो सकते हैं। अगर आपको और स्लॉट्स चाहिए तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेंग ख्यानु ने कहा कि शायद उसे ये बड़ा फेवर उस ब्लैक जोंग जिनसेंग की वजह से मिला। इतना कीमती खजाना और उसे वो बस उसके एक कैजुअल नोट से मिल गया। लेकिन इस बेवकूफ को मामले की अहमियत का एहसास नहीं था। ना ही वो जानता था कि उस काले पेड़ की जड़ों की वैल्यू कितनी ज्यादा थी। उसने बहुत ग्रेटफुल एक्सप्रेशन बनाया, इस काइंड सेंटेस को थैंक यू बोला, लेकिन उसका दिमाग असल में पूरी तरह ब्लैंक था। उसे जरा भी एहसास नहीं था कि उसने उसके लिए क्या फेवर किया है। च्यान वूजान पर बिना किसी जवाब के हमला किया गया था। चलो, ऑफिशियल कंपटीशन के दौरान खाना और रहना प्रोवाइड किया जाता है, मैं तुम्हें वहाँ ले चलती हूँ, उसने कहा। फिर नेचुरली उस वेल बिहेव्ड शाओ शुआई के पास गई और उसे उठा लिया। मेंग ख्यानु ने उस छोटे लड़के से हेल्पलेस एक्सप्रेशन के साथ कहा, नन्हा मुन्ना, तुम सफर से थक गए होगे और नहीं चल सकते ना, आओ मैं तुम्हें कैरी करती हूँ। शाओ शुआई, जो बिल्कुल ठीक था, उसे उठा लिया गया। वो थोड़ा रेजिस्टेंट था, उसका छोटा सा चेहरा हैरान लग रहा था। उस एम्ब्रेस से छूटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नाकाम रहा। वो बिल्कुल नहीं थका था और उसे अपने मास्टर के साथ चलना ज्यादा पसंद था, इसलिए इस आंट द्वारा उठाए जाने से वो बहुत हेल्पलेस फील कर रहा था। सिर्फ यही नहीं, मेंग ख्यानु शाओ शुआई के साथ सीधे आगे चल पड़ी। अवे और च्यान भूजान को डेज्ड हालत में पीछे छोड़ दिया, क्योंकि ये सेंटेस बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड है। मुझे हमेशा लगता है कि इसे आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है, अवे ने मन ही मन सोचा। उसकी प्राउड और कॉन्फिडेंट पीठ को देखते हुए फिर गिल्ड हॉल की तरफ उसका पीछा करना जारी रखा। मेंग ख्यानु उन तीनों को एक फेमस वू आ इन ले गई। इनके साइन के सामने खड़े होकर उसने आखिरकार उस वेल बिहेव्ड शाओ शुआई को नीचे उतारा, जो एक डोसाइल किटन की तरह था। वो अवे की तरफ मुड़ी और बोली, मेरे पास अभी भी उन्हें देने के लिए कुछ है। इससे पहले कि वो समझ पाता कि वो क्या था, उसने वो चीज फेंक दी। अवे ने जल्दी से हाथ बढ़ाया उसे पकड़ने के लिए। वो 3 गोल्डन नेम टैग्स और एक छोटा सा फ्लूट था। अवे ने ब्लैंकली पूछा कि ये क्या है। मेंग ख्यानु जानती थी कि वो नहीं जानते होंगे, इसलिए उसने खुशी से एक्सप्लेन किया, ये कंपटीशन के लिए उनके एंट्री पासेस हैं। इन्हें बाद में अपने कंपटीशन नंबर्स रजिस्टर करने के लिए इनकी जरूरत पड़ेगी। जहाँ तक उस छोटे से चीज की बात है, वो एक छोटा फ्लूट है, एक वेलकम गिफ्ट, ग्रैटिट्यूड की निशानी। वो जितना बोल रही थी उतनी ही एक्साइटेड होती जा रही थी। उसने ओरिजिनली इस मौके का यूज अवे को थोड़ा एडमायर करवाने के लिए सोचा था। ये आइटम तुम्हें खतरे से बचाने में मदद कर सकता है। इस टोकन के साथ वांगू पवेलियन तुम्हारी मदद करने आएगा। अवे उंगली के जोड़ के बराबर साइज वाले फ्लूट को पकड़े हुए उसे उठाकर ब्लैंकली ऑब्जर्व करने लगा। मेंग ख्यानु की बातों का मतलब निकालने की कोशिश कर रहा था। उसने गेस किया कि शायद ये हड्डी का बना हो, लेकिन मेंग ख्यानु अब खुशी से चमक रही थी। उसकी प्रेज और ग्रैटिट्यूड का इंतजार कर रही थी। उसका कैजुअली मुस्कुराता चेहरा उसे याद दिलाने ही वाला था, इसे मिसयूज मत करना। जब उस बेवकूफ ने पहले ही फ्लूट को अपने होठों पर लगाया और बजा दिया, मेंग ख्यानु गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में चिल्लाई, काश वो भागकर उस इडियट का गला घोट सकती। मैंने कहा था इसे कैजुअली यूज मत करना। तुम हमेशा जानबूझकर ऐसी अजीब हरकतें क्यों करते हो? थोड़ी
देर बाद उन्हें इनके लॉबी में ले जाया गया। यहाँ की सजावट शानदार थी और अवे हैरान हुए बिना नहीं रह सका। अगर रियल वर्ल्ड स्टैंडर्ड से रैंक किया जाए तो ये आराम से एक 5 स्टार होटल माना जा सकता है ना? इनकी कैपेसिटी भी काफी बड़ी थी, इसलिए भले ही अंदर पहले से बहुत सारे जांगू हीरोज थे, फिर भी ये ज्यादा क्राउडेड फील नहीं हो रहा था। वो भी अभी अभी आए लग रहे थे। ज्यादातर लॉबी में बैठकर आराम कर रहे थे और आने वाले इवेंट्स डिस्कस कर रहे थे। अवे ने चारों तरफ गौर से देखा, इन लोगों के एक्शंस और एक्सप्रेशंस को ऑब्जर्व किया। चान वूजान और शाओ शुआई चुपचाप साइड में ओबीडियंटली खड़े थे। अवे को ना बोलते देख चान वूजान ने सोचा कि वो आर्किटेक्चरल डिटेल्स को अप्रिशिएट कर रहा है। उसने एक्साइटेडली गला साफ किया, मास्टर क्या आपको ये पसंद आया? फिर हम फ्यूचर में अपना इन भी ऐसे ही रेनोवेट करवाएंगे। उसकी चिल्लाहट ने सबका ध्यान खींच लिया और कुछ लोग मुड़कर मास्टर और डिसाइपल्स को डिस्डेन से देखने लगे। अवे सीधे काउंटर पर गया और बूढ़े शॉपकीपर से कहा, शॉपकीपर हम चेक इन करना चाहेंगे। बूढ़ा शॉपकीपर अपना लेजर और बची हुई रूम्स कैलकुलेट कर रहा था, क्योंकि दुनिया भर से हीरोज यहाँ इकट्ठा होने वाले थे। खाली कमरे जल्दी बुक हो गए थे और बहुत कम बचे थे। लेकिन जब उसने ऊपर देखा और एक काफी यंग मैन 3 स्पेशल टोकन्स देखे तो उसका एक्सप्रेशन जल्दी बदल गया। उसकी आवाज भी कुछ शेड्स गर्म और फ्रेंडली हो गई। जेंटलमैन को कितने रूम्स चाहिए? अवे ने खुशी से जवाब दिया। आज वो 3 थे और उसके पीछे शाओ शुआई और चियान वुजान दोनों के चेहरों पर खुशी के एक्सप्रेशंस थे। लेकिन उसके बोलने के बाद अचानक पीछे से कई आवाजें आईं जो लगता था उन्हें नीचा दिखा रही थीं। बच्चों को भी साथ लाए हैं क्या? जेंटलमैन शायद गलत जगह आ गए हैं। मास्टर और दोनों डिसाइपल्स जल्दी से मुड़े, कंफर्म करते हुए कि आवाज एक लड़की की थी। सभी बहुत सरप्राइज फील कर रहे थे। वो नाखुश लग रही थी कि वो अपने छोटे अप्रेंटिस शाओ शुआई को अंदर लाया है और उसके चेहरे पर साफ नफरत, डिस्गस्ट और तिरस्कार दिख रहा था। ये खेलने की जगह नहीं है। मैं सलाह देती हूँ कि तुम सब जल्दी वापस चले जाओ। पास के कई लोगों ने हामी भरी। उसके छोटे अप्रेंटिस को एक स्मग के साथ देखते हुए अवे ने उन्हें इग्नोर किया। पलटकर जवाब देने ही वाला था, लेकिन एक स्ट्रेंजर की आवाज बीच में आ गई। तुम दूसरों के मामलों में इतना दखल क्यों देती हो? आवाज हाई पिच्ड थी, जिसमें नशा, ड्रंकननेस की एक झलक थी, जो टेबल पर बैठे गंजे आदमी बॉल्ड मैन की तरफ से आ रही थी। उसने हिचकी ली, शराब का एक नया जग उठाया और पहले वाली लड़की का मजाक उड़ाया। तुम कहती हो बच्चे कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, तो मैं भी कह सकता हूँ तुम्हारे जैसी बेकार दिखने वाली ओल्ड मेड यहाँ क्या कर रही है? वो मजे ले रहा था क्योंकि वो पहले ही बहुत ड्रंक था। उसकी आवाज शराब की महक से भरी थी, जिससे उसका चेहरा लाल हो गया था। लड़की जानती थी कि वो पलटकर जवाब नहीं दे सकती और गुस्से में मुड़ गई, लेकिन फिर भी हार न मानते हुए उसने दांत पीसे और कहा कि वो बस गुड इंटेंशन से याद दिला रही थी, उसका कोई और मतलब नहीं था। लेकिन उस बूढ़े आदमी ने उसे सीरियस नहीं लिया। शराब के कुछ बड़े घूंट लिए और फिर दिल खोल कर हंसा, ये मानते हुए कि उसके शब्द ऑफ कोर्स लिटरल थे। लड़की का चेहरा गुस्से से हरा पड़ गया, लेकिन उसने बात बढ़ाने की हिम्मत नहीं की। डर था कि कहीं वो किसी ऐसे को प्रोवोक ना कर दे जिसे नहीं करना चाहिए, इसलिए वो बस अपना गुस्सा दबाकर रह गई और एक एक शब्द चबाकर बोली, नेकी कर दरिया में डाल। फिर वो अपने सेक्ट के कुछ मेंबर्स के साथ चली गई। जैसे ही वो अवे और उसके ग्रुप के पास से गुजरे, उन्हें एक स्कॉफ मिला। वो गंजा बूढ़ा आदमी ये सब नशे में देख रहा था, डिस्डेन से हंसा। यंग मैन, उसका बुरा मत मानना, इस दुनिया ने हमेशा स्ट्रेंथ की वैल्यू की है, चाहे जेंडर या एज कुछ भी हो। बूढ़े आदमी का चेहरा और लाल हो गया, लगता था वो नशे में डूबा हुआ है और उसकी आवाज भारी होर्स हो गई। उसने शराब का जग पकड़े हुए झूमते हुए अवे की तरफ इशारा किया, तुम यहाँ आ सकते हो। तुम में से कितने लोग आसान शिकार हैं? नीचा देखने वाली क्या बात है? क्या ये तुम्हारा पहली बार कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है? अगर कोई मुसीबत आए तो तुम मेरे पास आ सकते हो। उस बूढ़े आदमी को देखकर, जो नशे में इनकोहेरेंट का और कभी कभी हिचकी ले रहा था, अवे थोड़ा बेविल्डर्ड था, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि किसी ने अनएक्सपेक्टेड हेल्प ऑफर की थी, तो ये अच्छी किस्मत थी। फिलहाल दिखावा करना सही नहीं था, तो वो उसके मोमेंटम का यूज कर सकता था। थोड़ी देर सोचने के बाद वो आखिरकार पोलाइट होकर आगे बढ़ा और बूढ़े आदमी को थैंक यू बोला, फ्यूचर में उसकी गाइडेंस मांगते हुए। बूढ़ा आदमी जोर से हंसा, उसे बताया कि ये छोटी बात है। उसकी हंसी पूरी लॉबी में गूंज गई, आसपास के कई लोगों का ध्यान खींच लिया, लेकिन अवे नहीं जानता था कि पास ही एक जोड़ी आंखें लगातार उसकी हर हरकत पर नजर रख रही थीं। वो औरत लगता था अपनी सारी चोटों से रिकवर हो चुकी थी। अवे की तरफ उसकी नजर प्यार से भरी थी और उसने धीरे से पुकारा, मास्टर। उसकी आवाज बहुत सुहानी थी, असल में उसका दिल लगातार दर्द में चिल्ला रहा था। ये कितना दिल तोड़ने वाला था कि वो इतने करीब थे, फिर भी वो पास जाकर उसे पहचान नहीं सकती थी। औरत ने थोड़ी देर सोचा, उसका खूबसूरत चेहरा लाल, क्रिम्सन और गर्म हो गया। जैसे ही उसने उसकी अपीयरेंस और
सेंट के बारे में सोचा, उसके शरीर में एक टिंगल महसूस हुआ और वो चाह रही थी कि वो जोर से चिल्लाकर अपनी लॉन्गिंग तड़प निकाल सके। ओह, मैं उन्हें बहुत मिस कर रही हूँ। मैं अपने मास्टर को बहुत मिस कर रही हूँ। यहाँ तक कि मास्टर के सीने पर वो छोटा सा लाल तिल, मैं उसे बुरी तरह मिस कर रही हूँ। वो उन्हें इस हद तक मिस कर रही थी। क्या वो कुछ और मीनिंगफुल नहीं सोच सकती थी? जैसे ही उसने उस ब्रेव, हैंडसम और डिग्निफाइड यंग मैन के बारे में सोचा, उसका दिल एक्साइटमेंट से फूल गया और उस कंपेलिंग ऑरा ने उसे सच में कैप्चर कर लिया। भले ही वो एक अनजान अपीयरेंस में बदल गया हो, वो उसे तुरंत पहचान सकती थी। वो औरत सेकंड फ्लोर पर खड़ी थी, नीचे देख रही थी, चाहती थी कि वो भाग कर जाए और अपने मास्टर को किस करे और हग करे। उसकी चमकती आंखें एक प्रेडिटरी लेपर्ड की तरह घूर रही थीं। अवे ने भी रेस्टलेस फील किया। उसे हमेशा लग रहा था कि कोई उसे पीछे से घूर रहा है और देखे जाने का एहसास स्ट्रॉन्ग होता जा रहा था। शाम को उन्हें वो रूम्स असाइन किए गए जो उन्हें पहले मेंग चियानो से मिले टोकन्स की वजह से मिले थे। नरम बिस्तर पर लेटते हुए उसने अपने सीने से वो फिंगर जॉइंट साइज्ड फ्लूट निकाला और उसे ध्यान से एग्जामिन किया। उसने कहा था कि अगर उसे कभी मदद की जरूरत हो तो वांगू पवेलियन उसकी मदद के लिए आएगा। अवे ने थोड़ी देर सोचा, महसूस किया कि वांगू पवेलियन शायद वाकई उसका गू पॉइजन क्योर कर सकता है। उसने एब्सेंट माइंडेडली फ्लूट के साथ छेड़छाड़ की। उसके साइज को नापने से लेकर उसे अपने होठों से रगड़ने तक अभी भी वो सही तरीका नहीं समझ पा रहा था। आखिरकार अगर वो अकेले जाकर गू पॉइजन क्योर करने की मांग करेगा तो ये डेफिनेटली उनका शक जगाएगा। एक बार उसकी आइडेंटिटी एक्सपोज हो गई तो वो फंस जाएगा। वो गहरी सोच में था जब अचानक बाहर से एक जोर की आवाज आई, जिससे वो झटके से उठ बैठा, अलर्ट हो गया। वो उठने ही वाला था ये देखने के लिए कि क्या हो रहा है, तभी कमरे का दरवाजा बुरी तरह लात मारकर खोला गया। चियान वुजान अपनी बाहों में शाओ शुआई को लिए अंदर भागा, चिल्लाते हुए। मास्टर! उनके डरे हुए चेहरे देखकर लगता था उसने गेस कर लिया था कि बाहर जरूर कुछ बहुत डेंजरस है। अवे ने उन्हें कंफर्ट करने के लिए बात की, पूछा कि क्या हुआ है। चियान वुजान ने बाहर इशारा किया, उसके चेहरे पर अभी भी दर्द दिख रहा था। कहा कि कुछ बड़ा हुआ है। अवे को एक बुरा एहसास हुआ। रात के वक्त मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट से भरे इन में आखिर क्या हो सकता था, लेकिन वो नहीं जानता था कि बाहर कुछ बेहद खौफनाक तबाही मचा रहा था। वो काले कांटेदार वाइन्स जो बेहद डरावने लग रहे थे, सिस्टमैटिकली हॉल को डिस्ट्रॉय कर रहे थे, सीधे कई लोगों को मार रहे थे। खून की स्मेल जल्दी ही हवा में फैल गई, ठंडक और मौत का एक ठंडा ऑरा लेकर। कभी कभी चीखों से बीच बीच में रुकती थी जो फिर अचानक बंद हो जाती थीं। कभी कभी सिर्फ गिरने की आवाज आती थी और आखिर में सिसकिया और चिपचिपे लिक्विड्स के स्क्वेल्चिंग की आवाज। एक जानी पहचानी आवाज ने उस डेडली साइलेंस को तोड़ा। कंपटीशन शुरू हो चुका है। जिंदगी और मौत का कोई मतलब नहीं है। माफी चाहती हूँ, लेकिन मुझे तुम्हें उम्मीद से पहले भेजना पड़ेगा। मैं तुम्हारे लिए और पेपर मनी भी जलाऊंगी, एक वायलेंट कस्साब टाइटनिंग के साथ। थॉर्नी वाइन्स ने तुरंत अपनी पकड़ बढ़ा दी। एक दर्द भरी चीख गूंजी। आखिर में सिर्फ एक ठंडी लाश छोड़ गई। रात के अंधेरे आसमान के नीचे एक काली परछाई लैंड हुई। उसके बाद कई कांटेदार जहरीली वाइन्स जो धीरे धीरे वापस खींची जा रही थीं। ब्लैक कपड़ों में आदमी ने तुरंत घुटने टेके और सल्यूट किया। उसकी आवाज 7 हिस्से रिस्पेक्टफुल थी। बिग सिस्टर, काम हो गया। चांदनी में रोशन हुई औरत ने एक खूबसूरत और चालाक चेहरा दिखाया। उसने एक मीनिंगफुल स्माइल दी, लेकिन अपनी आंखों में छिपी गहरी नफरत, डीप सीटेड मैलिस को नहीं छुपा सकी। एक तेज हंसी गूंजी और उसने तारीफ की। जूनियर ब्रदर ने अच्छा किया, जल्दी करो अगली जगह के लिए। वो एक के बाद एक रात में भागे और चमकती चांदनी के नीचे ब्लैक वाइन्स की परछाइयां तड़पी और फैलीं, फिर पूरे जियांगू में फैलने लगी। उसकी ईविल वॉइस फिर से गूंजी, इस कंपटीशन का टॉप प्राइज डेफिनेटली हमारा होगा। और ये वही औरत थी जिसने पहले इन लॉबी में उस ड्रंक ओल्ड मैन के साथ बहस की थी। चांदनी धीरे धीरे ढक गई और आसमान तुरंत अंधेरे में घिर गया, लेकिन जल्द ही इनके अंदर 2 ऊंची टावर्स उड़ा दी गईं। सब कुछ फिर से धुएं और धूल में निगल लिया गया। कई फिगर्स तेजी से गुजरे, इमेंस लाइट के साथ मीटियोर्स की तरह नीचे उतरे। इस स्पॉट पर रुके, फिर दूसरे पर उतरे। उनकी स्पीड इतनी तेज थी कि नंगी आंख ये भी नहीं पहचान सकती थी कि वो कौन थे। शुरू में लगा कि वो तीनों एलाइज थे, लेकिन रियलिटी बिल्कुल ऑपोजिट थी। वो असल में एनिमीज थे। वो फटे हालों वाला बूढ़ा आदमी
एक पावरफुल ग्रीन लाइट में घिरा हुआ था। उसने बाकी दोनों को डिस्डेन से देखा और फिर बोला, मैंने यहाँ पुराने जानने वालों से मिलने की उम्मीद नहीं की थी। अगला इंसान एक पुराने डाओइस्ट रोब में था। उसका शरीर बेहद चमकदार गोल्डन लाइट में घिरा हुआ था। उसने बाकी दोनों को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुम दोनों को 4 साल से नहीं देखा। आज मुझे निराश मत करना। अकेली औरत जो मिस्टीरियस पर्पल लाइट के साथ थी, उसने भी जल्दी से स्कॉफ किया। उसने उनके चेहरों की तरफ इशारा किया। फ्राउन करते हुए उसका खूबसूरत चेहरा तुरंत नाराजगी और तिरस्कार दिखा रहा था। इस ओल्ड वुमन को पहले ही ये आंखों में चुभते हैं और वो उल्टी करना चाहती है। तीनों मार्शल किंग रेल्म एक्सपर्ट्स थे। ऐसी इंटरनल एनर्जी निकाल रहे थे जो इतनी पावरफुल थी कि दम घुटने लगे। लगता था इन तीनों के बीच पहले से पर्सनल दुश्मनी थी, इसलिए उनमें से हर कोई दूसरे का चेहरा देखते ही उनके बाल पकड़कर उन्हें अच्छी तरह पीटना चाहता था। तीनों मार्शल किंग्स जल्दी से हवा में उड़े। बर्बाद हुए मलबे में धूल का तूफान